गुड इवनिंग। अभिषेक सूर्यवंशी, अजय यादव, शशांक मिश्रा जुड़ रहे हैं, अमित प्रतापगढ़ी, सुशांत। जरूर जरूर, मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग और जुड़ जाएं तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। यस, शहनाज हुसैन अंसारी, गुड इवनिंग। ठीक हूँ मैं, मेरी आवाज़ जा रही है? आप थोड़ा क्लियर कीजिए। मैं भी अच्छा हूँ शशांक, बढ़िया हूँ। एक बार कमेंट कीजिए, मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है आप लोगों के पास? प्रणाम बागी जी, प्रणाम शशांक तिवारी। ओके ठीक है, डन। वेट कर लीजिए कि लोग जुड़े हैं धीरे। 2 मिनट में वेट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो, इसीलिए मैं 1 मिनट पहले आया हूँ। नमस्ते अभिषेक, विवेक विद्यार्थी, प्रणाम। बहुत बढ़िया, आवाज़ क्लियर है। शुभम पांडे बोल रहे हैं। गुड इवनिंग रौनक। अनुराग शुक्ला, नमस्ते नमस्ते। विवेक यादव, यस थैंक यू, आवाज़ अच्छी आ रही है। विवेक विद्यार्थी, गुड इवनिंग। मानस मौर्य, प्रणाम। 50 लोग आ चुके हैं लाइव में। मैं सोच रहा हूँ 2-4 कितना अभी हुआ है, अभी 2 मिनट हुआ है। 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। यस, अंकित द्विवेदी, जैसा इन्होंने बोला कि सिविल सर्विस तैयारी विषय पर खासकर हिंदी माध्यम को बेस बना करके मैं आया हूं, और मैं भी हिंदी माध्यम से ही इस परीक्षा को पास किया हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारी समस्याओं को मैं चर्चा करूं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सारे समस्याओं पर चर्चा करूं जो डे टू डे लाइफ में आप लोगों को फेस करनी होती है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई एक ऐसा सटीक बात बताए कि जिससे आप उसको साल भर फॉलो कर पाएँ। मतलब जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक उसको एक प्रमाणीकृत, जैसे कि अभी क्या होता है ना कि आप मार्केट में जब जाते हैं या तैयारी करने के संदर्भ में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ को फॉलो करें। 1 महीना 2 महीना फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद अब आपका विचार बदल जाता है, कोई दूसरा आप उससे बेहतर या कोई दूसरे रणनीति के बारे में बताता है। क्योंकि फॉलो सिर्फ आपको करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक ही आदमी 10 लोगों से मिलता है तो 10 बातें होती हैं, और फॉलो एक आदमी को करना है। कैसे फॉलो करना है, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जो लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो और टेस्टेड हो। उस चीज़ को फॉलो करके लोग सफल हुए हों, ऐसे करना है हमें। चलिए, मैं लाइव में देख पा रहा हूँ मेरे पुराने मित्र भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो JNU से हैं वो सब भी जुड़े हुए हैं। और अब मैं अपने बारे में स्टार्ट करूँगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं 2002 में आया था BA प्रोग्राम में। सब्जेक्ट मेरा था लिटरेचर, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी।
और सौभाग्य कहें या जो भी कहें कि आर्ट से मैंने पढ़ा था और आर्ट में ही मैं एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा +2 आर्ट से था। उसमें भी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश और नागरिक शास्त्र था। तो एक बैकग्राउंड था मुझे, और इस परीक्षा को एंट्रेंस निकालने में मुझे काफ़ी मदद मिली। और मैं डेलीगेसी में रहा हूँ, हॉस्टल में नहीं रहा, क्योंकि मेरा घर मात्र 16 किलोमीटर दूर था। तो ये हुआ कि हम घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। फ़िलहाल 1 साल के बाद फिर मैंने रूम ले लिया था सलोरी में। कुछ दिन सलोरी में रहा, कुछ दिन अल्लाहपुर में रहा, कुछ दिन दारागंज में रहा। तो ऐसे करके मेरा बीता। और मैं एक संस्मरण बताना चाहूँगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। शायद आप लोग उससे भी रूबरू होते होंगे कि इतना पैसा हम लोगों को नहीं मिलता था। खासकर मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिताजी इंटर कॉलेज में 4th क्लास में थे, तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। परिवार बड़ा था तो ठीक है, हाँ, लेकिन मैनेज करते थे। पढ़ाई के महत्व को जानते थे, इसलिए हमको उन्होंने विश्वविद्यालय भेजा। मात्र 1500 रुपये वो देते थे, जिसमें हमको 500 रुपये किराया भी देना होता था। उसी में पूरा मैनेज करना होता था। तो वो संस्मरण ये है कि अब चूँकि बजट की कमी थी, पैसे कम मिलते थे, तो मेरा फोकस रहता था कि जो यूनिवर्सिटी में मुझे किताबें खरीदनी होती थी, मैं सेकंड हैंड किताबें खरीदता था। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि ये जो कृष्णा कोचिंग के बगल और लाइब्रेरी गेट के सामने बहुत सारी पुरानी किताबों की दुकानें खुली रहती हैं। तो वहाँ मैं जाता था। अगर मान लीजिए मुझे कोई पॉलिटिकल साइंस की किताब पसंद आई तो उसको मैं देखता था और बोलता था कि भाई ये पुस्तक कितने की। सपोज दैट अगर उसमें 120 रुपये लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो लोग 50% 40% में देते थे। मैं क्या करता था, तो मैं किताब को उठा करके ऐसे करता था कि अच्छा ये आधा किलो होगी, तो आधा किलो तो अगर ये 10 रुपये किलो ख़रीदा होगा तो 5 रुपये की होगी। तो मैं इसी हिसाब से रेट लगाता था कि भाई 12 रुपये दूंगा इसका। तो ये होता था कि नहीं 12 रुपये नहीं, 40 रुपये से कम नहीं होगा, 50 रुपये से कम नहीं होगा। तो मैं मोल भाव करता था। तो कभी 40 रुपये वो बोलता तो मैं 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये में वो खरीद लेता था। तो कहने का मतलब कि आप लोग भी रूबरू हो रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। अगर आपने पास किताब नहीं है तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। मैं सिर्फ इस संस्मरण को आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने पे आ जाएं तो आप मैनेज कर लेते हैं। तो कभी संसाधनों का रोना नहीं रोना है हमें, सबसे बड़ी बात यह है। और जहाँ मैं अल्लाहपुर में भी जहाँ पे मैंने रूम लिया था, तो वहाँ हमारे अच्छे सीनियर मिले। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA कर रहे थे उस समय पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे जब भी कोई ज़रूरत होती थी तो मैं उनसे मांगता था कि सर मैं आपकी किताबें पढ़ के वापस कर दूंगा। तो वो भी जानते थे कि हाँ ठीक है, सिंसियर है, पढ़ने लिखने में काफ़ी ध्यान देता है। तो वो अपनी किताबें मुझे दे देते थे, मैं उनको पढ़ के लौटा देता था। तो कहने का मतलब अगर आप पढ़ने पे आ जाते हैं, विवेक कुमार मिश्रा, ज़रूर मैं आप इस सक्षम हो गया हूँ तो यूनिवर्सिटी के लिए भी जो हो सकेगा मैं मदद करूँगा। और उसी मदद के क्रम में आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि आज मैं लाइव आया हूँ। जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो मैंने सफलता अर्जित की है, वो आप लोगों से शेयर करूँ। और ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम तैयारी करने के क्रम में आते हैं। हाँ, पक्का इलाहाबादी, राजेंद्र बोल रहे हैं, पक्का इलाहाबादी हैं। हाँ, वो तो आप कहीं भी रहें, आप जहाँ पे भी पले बढ़े होते हैं, जो आपका संस्कार होता है उसको आप भूलते नहीं हैं जी। आज मैं ये छोटा सा संस्मरण था कि मैं पुरानी किताबों को, और हाँ एक चीज़ मैं और उसमें ऐड करना चाहूँगा। तो कभी कभी क्या होता था, अगर वो किताब 120 पेज की, 130 पेज की अगर रहती थी, तो मैं तो उसको खड़े खड़े ही आधा घंटा में, जैसे कि होता ना 10 पेज आज ख़त्म कर लिया, 20 पेज कल ख़त्म कर, आना तो रोज़ ही होता था। तो मैं एक हफ्ते में वो किताब ही ख़त्म कर देता, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो बेचने वाला, जो बुक बेचने वाला जो रहता था, वो मुझे बाहर दूर से ही देख के बोलता, तुम किताब नहीं खरीदोगे, तुम खड़े खड़े पढ़ते हो और 1 रुपये का जो है खरीदते नहीं और चले जाते हो। तो वो मुझे दूर से ही देख करके झिझकारता था।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करता था कि जितना भी अपना संसाधन है उसमें मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। सलाउद्दीन पूछ रहे हैं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और हिंदी लिटरेचर था। क्योंकि 2-3 बार मैं सीखा हूँ तो फिलॉसफी से भी दिया था मैंने। ज़रूर मैं फ़िलॉसफी पे भी चर्चा करूँगा, हिंदी लिटरेचर भी चर्चा करूँगा, पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा करूँगा। हाँ, अब मैं एक लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ किस पे चर्चा करूँगा, और आप जो बताएंगे उसमें मैं वो चीज़ जोड़ लूँगा। जैसे मैं आज ये चर्चा करूँ कि हिंदी माध्यम में जो उपलब्ध सामग्री है, आप किस सामग्री को फॉलो कर सकते हैं, उसको किसको आप अपने तैयारी के क्रम में जोड़ सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा। और एक तो ये है, दूसरी बात जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम है, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या कर सकते हैं। मैं पीसीएस के पाठ्यक्रम के बारे में और उनके स्रोत और पुस्तकों के बारे में चर्चा करूँगा, और फिर मैं अखबार कौन सा पढ़ें, मैगजीन कौन सा पढ़ें, न्यूज़ कौन सा सुने, न्यूज़ कौन सा पढ़ें, उस पर चर्चा करेंगे। कौन सा चैनल देखें अपने ज्ञानवर्धन के लिए, कौन सा चैनल देखें और टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और सबसे बड़ी बात है, तैयारी के क्रम में नोट्स बनाने की प्रॉब्लम्स आती है हम लोगों को। नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाने का तरीका क्या हो, स्टैंडर्ड क्या हो, उसमें किन किन चीज़ों को समाहित करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, इस पे चर्चा करूँगा मैं। और आज टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारे ऐसे हमको संसाधन उपलब्ध हैं। जैसे अगर मैं चर्चा करूं यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, हम लोगों को लाइव पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और फ्री ऑफ कास्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं। हर सब्जेक्ट यूपीएससी का पूरा सिलेबस वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, रणनीति भी चर्चा कर रहे हैं। और अब ये मान के चलिए कि अब घर बैठे भी ऑनलाइन तैयारी करना आसान हो गया है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं तो भटकाव भी। देश का विश्वसनीय चैनल इंडिया टीवी, हम सब कुछ पे चर्चा करेंगे कि कौन सा विश्वसनीय है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन अविश्वसनीय है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, तो कहने का मतलब है कि YouTube पे बहुत सारी सामग्री हैं, वो हमारे कितने काम का है, यानी उन रिसोर्स का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा ये है कि तैयारी करने के क्रम में हमें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कोचिंग अगर हम करें तो वो कितने सहायक हो सकते हैं, और किसी कोचिंग को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करें और उसके क्या क्या मानदंड होने चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और मैं बताऊँगा वैकल्पिक विषय चुनने की 2-3 शर्तें हैं जो ऑलमोस्ट सभी सीनियर, हमारे जो सीनियर हैं और जो सेलेक्टेड लोग हैं वो चर्चा करते हैं। कोचिंग वाले भी ये चीज़ बताते हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने किन चीज़ों को देख करके ऑप्शनल को चुना, वो सारी चीज़ें मैं चर्चा करूँगा, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। दूसरा ये है कि हिंदी माध्यम की नज़र में कौन से विषय उपयुक्त हो सकते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और एक जो कॉमन सा बात होता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी को पढ़ें। शुभम बोल रहे हैं कि क्या सर आपने कोचिंग किया था? हाँ, मैंने बिल्कुल कोचिंग किया था। मैं इस पर अभी चर्चा करूँगा कि जब कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने किया तो हमको वहाँ से क्या बेनिफिट हुआ, हमने वहाँ से क्या सीखा। तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और एनसीईआरटी किस हद तक हमारे पाठ्यक्रम में सहायक है, किस क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं हिंदी माध्यम की तैयारी कर रहा हूँ या हिंदी माध्यम के से तैयारी करने वालों के बारे में जब मैं बता रहा हूँ, तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कितना है, इंग्लिश हमको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए तो किस हद तक आनी चाहिए, या इंग्लिश हमारी तैयारी में कैसे सहायक हो सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और इस पर भी मैं चर्चा करूँगा कि
विगत वर्षों में पिछले एक दशक से अगर मैं कहूँ 2008 से लेकर के 7 से लेकर के अब तक हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम क्यों आ रहे हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और एक कॉमन सा जो क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है जब हम तैयारी कर रहे हों, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो इस ग्रुप में जुड़े हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू नहीं की है, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन इतने सीरियस नहीं है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि हम तैयारी करें तो क्या करें, कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। बिल्कुल मानस बोल रहे हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, असमंजस की स्थिति रहती है। बिल्कुल इस पर मैं चर्चा करूँगा धीरे धीरे। मैं तो अगर इसमें कुछ भी अगर हाँ, ये मैं बताने जा रहा था कि जो अभी लोग स्नातक कर रहे हैं या परास्नातक कर रहे हैं, तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग क्या रणनीति अपनाएं कि अगर उनको 2022 में अटेम्प्ट देना है, 2023 में अटेम्प्ट देना है या 2025 में देना, आज से 3 साल बाद देना है, तो उनके लिए क्या क्या हो, उनके लिए क्या रणनीति हो, उनके लिए क्या सुझाव हो, वो सब मैं बताऊँगा। बिल्कुल हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग किया था, एमए करने के बाद जब मैं जेएनयू में था। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए यही राय है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो अभी स्नातक कर रहे हैं उनके लिए अभी से क्या रणनीति हो, इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। अब मैं शुरू करूँगा कि हिंदी माध्यम में जो उपलब्ध सामग्री है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी करने के क्रम में भाषा कभी भी बाधा नहीं बनी है। भाषा तभी बाधा बनी है कि जब आप सिलेबस को तैयारी करने जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी भाषा में तैयारी करें, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई लड़का इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है, अगर उसका क्वालिटी में फंडामेंटल के बारे में वो बता नहीं पा रहा है, क्लास में उसको बताया गया, अगर वो नहीं समझ पा रहा है, और आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, आपके क्लास में मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाता है, आप उसको समझ के अगर अपने कॉपी में उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आपको नंबर मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में अगर वो लिखेगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, दिमाग सबका उतना ही उर्वर होता है, वो किसी भी माध्यम में हो। तो हमारे दिमाग की उर्वरता में कमी नहीं है। अब तक जितने भी अच्छे काम मतलब लोग जो हुए हैं हिंदी बेल्ट से ही हुए हैं। हाँ, ये कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, कुछ साइंस के लोगों की वजह से कहीं ना कहीं, देखिए होता क्या है कि हिंदी मीडियम में हम जो ग्रेजुएशन करते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि अगर बीटेक वाला लड़का है और बीए वाला लड़का है, आप खुद कंपेयर कीजिए कि 4 साल में बीटेक होता है और इंग्लिश मीडियम में बीटेक होता है। और पहली बात तो जो बीटेक करने वाला होता है आईआईटी से या एनआईटी से, वो आईआईटी का एग्ज़ाम जब पास करता है तो उसकी हैबिट हो जाती है 8 घंटे 7 घंटे बैठ करके तैयारी करने की। और जब वो बीटेक का एंट्रेंस निकालता है तो उसको एक तो लर्निंग पावर, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और लोगों चीज़ों को समझने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ उसने सुना है, समझा है, उसको कम टाइम में उसको प्रेजेंट कर पाना, वो सारी चीज़ें वो बीटेक के एंट्रेंस में ही अपना प्रूव कर चुका होता है। और यूपीएससी भी हमसे यही सारी चीज़ें डिमांड करती हैं। और फिर उसके बाद बीटेक जो होता है 8 सेमेस्टर में पूरा करते हैं हम लोग। साल भर में अपने सिलेबस को भी कितना सीरियसली, मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, आप उसको कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं, उसमें कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है, ये हमारी तैयारी के क्रम में मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हिंदी भाषी होने पर तैयारी की कोई विशेष शर्त होती है? ऐसी कोई भी विशेष शर्त नहीं होती है। शर्त यही होती है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, उसके फैक्ट आपके क्लियर हों, तो आप अपने आप को अगर मेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मैं रिएक्ट करता रहूँगा, जो भी आप लोग क्वेश्चन देते हैं उसको बात बीच में देखने तो वो छूट जाएगा। अगर उसको आप प्रेजेंट कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बाधा है हिंदी मीडियम में तैयारी करने के लिए। अब मैं अखबार कौन सा पढ़ें, अखबार में क्या पढ़ें,
इस पे चर्चा करूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बात क्या है कि हम लोग तैयारी करने के क्रम में जब भी अपना क्या कहते हैं कि जब हम चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, सर्वप्रथम जो सबसे मिसिंग पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम। हम सिलेबस देखते नहीं हैं और तुरंत अगर कोई सीनियर बताता है कि हिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ लो, पॉलिटी के लिए ये बुक पढ़ लो, हम खरीद लाते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको पाठ्यक्रम देखना होगा, आपके मेज पे वो सिलेबस हमेशा रहना चाहिए। तो जब आप सिलेबस देख लेते हैं तो अखबार जब आता है, जैसे ही आप अखबार पढ़ने जाएं तो अखबार में ये देखिए कि नेशनल इम्पोर्टेंस की कितनी चीज़ें हैं। नेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि पॉलिटी, यानी जैसे ही आप पॉलिटी पढ़ेंगे, मान लीजिए कि किसी राज्य में चुनाव है, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार हैं, तो पॉलिटी में आपको ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग की शर्तें क्या है, चुनाव आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, हर 5 साल के लिए हर 5 साल पे चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो पॉलिटी तो हो गया। मान लीजिए मेघालय में चुनाव संपन्न कराना है, तो अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए मेघालय में कितने सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। तो आप पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ 60 विधानसभा सीट है कि 40 विधानसभा सीट है, कितने साल के बाद हो रहा है, 15% इसके मिनिस्टर उसमें से चुने जाते हैं। अगर आप ज्योग्राफी अगर उसमें देखना चाहते हैं तो मेघालय का लोकेशन देख लीजिए कि मेघालय आपका किस लोकेशन में पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का है तो किसका बॉर्डर कौन सा टच करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पाठ्यक्रम अगर आपका क्लियर रहेगा तो न्यूज़पेपर में आप ये देख पाएंगे किस न्यूज़ को पढ़ना है, किस न्यूज़ को छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि नोट्स पढ़ते वक्त हम लोग अखबार पढ़ते वक्त हम लोग अखबार से कटिंग काटें कि ना काटें, अखबार से नोट्स बनाएं या ना बनाएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में 2 ऐसे अखबार हैं जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, एक जनसत्ता आता है। और मेरा जोर दे के ये कहना है कि आप न तो अखबार की कटिंग कीजिए और न ही अखबार से आप कोई नोट्स बनाइए। और प्रतिदिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा 35 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा अखबारों में आपको नहीं देना है। कोई भी अखबार, एक अखबार पढ़िए, या तो जनसत्ता पढ़िए या तो दैनिक जागरण पढ़िए, वो भी नेशनल संस्करण। लोकल न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है, नेशनल इम्पोर्टेंस के न्यूज़ आपको पढ़ना है। अच्छा, मैं नोट्स इसलिए या कटिंग काटने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अखबारों में जो भी चीज़ें छपती हैं, जो आप मंथली मैगजीन अगर आप लेते हैं, उस मंथली मैगजीन में उन अखबारों में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मैगजीन वाले कवर करते हैं। तो अखबार का सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस है कि जो मंथली मैगजीन में आएगा, डेली आप पढ़ते रहेंगे, तो जो मैगजीन वालों ने न्यूज़ कवर किया है तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। कोई भी एक न्यूज़, कोई भी आपको एक मैगजीन मंथली पढ़ना है, 2-3 नहीं पढ़ना है। उसी में आपको विश्वास करना है कि वो महीने भर के पूरे घटनाक्रम को वो कवर करते हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूज़ कौन सा सुने, यानी किस चैनल से हम किस चैनल को हम देखें। हम आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ 2 न्यूज़ चैनल सहायक हो सकते हैं। वो एक राज्यसभा टीवी है और वो एक डीडी नेशनल है। मैं किसी भी प्राइवेट चैनल को देखने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पहली बात, जितने भी प्राइवेट चैनल होते हैं मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं कि वो आपके सिलेबस को पूरा कराने में या सिलेबस से कहीं तक दूर का संबंध नहीं है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट चैनल जितने भी होते हैं वो आपका ओपिनियन बनाने के लिए आते हैं। और आप ओपिनियन किसके बारे में? पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, किसी घटना के बारे में। आपको उससे ओपिनियन नहीं बनेगा। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है हिंदी माध्यम के बच्चों से कि राज्यसभा टीवी आप आधे घंटे का जो न्यूज आता है, शाम वाला, इवनिंग वाला, क्योंकि वो दिन भर की खबरों का संश्लेषण आपको आधा घंटा न्यूज़ में मिल जाएगा। और डे टू डे जो घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे अभी आज ही का न्यूज़ अगर मैं देखूं, चाइना और इंडिया के सेनाओं में झड़प हो गई, तो इस पर अगर आपको कुछ भी देखना है, जो यथास्थिति देखना है, तो आप राज्यसभा टीवी पे जाइए। देश देशांतर पे आपका डिस्कशन आएगा, वहाँ एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको एक्सपर्ट बता देंगे कि यथास्थिति क्या है। अगर आप किसी निजी चैनल पर जाएंगे, वो तो
थर्ड वार कवर करते हैं, अमेरिका, तो क्या क्या सब कवर करते हैं, तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। मैगजीन का नाम मैं बताऊंगा, एक मैगजीन आप इन करंट अफेयर्स टुडे जो दृष्टि का आता है उसको आप देख सकते हैं, और क्रॉनिकल आ सकता है। क्रॉनिकल या दृष्टि में कोई भी एक, ना कि दोनों। तो न्यूज केवल आपको सरकारी सुनना है। आकाशवाणी आप सुन सकते हैं, 15 मिनट आधे घंटे का आता है। ये तो रहा कौन सा चैनल देखें कौन सा चैनल ना देखें। अब मैं बात करूंगा यूट्यूब पर उपलब्ध जितने भी मटेरियल लोग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो हमारे लिए कितना सहायक हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूंगा कि जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि अगर आप क्वालिटी पे किसी का वीडियो देख लिया आपने, आधे घंटे का, 1 घंटे का, फंडामेंटल राइट के लिए, तो क्या आप वीडियो देखते वक्त कोई नोट्स बनाते हैं क्या? आप कोई नोट्स नहीं बनाते हैं कि इधर से सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा कि अच्छा, यूट्यूब पे भी इतना भटकाव है कि बहुत सारे लोग हैं कि 5-7 स्लाइड को 1.25 घंटे तक लाइव होकर के पढ़ाते हैं, बाद में आपसे बोलते हैं कि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप ये बताइए कि अगर रोज़ आधे घंटे की क्लास में आपको 10-10 PDF यानी कि 10-10 स्लाइड का नोट देता रहेगा, तो 365 दिन में वो कितनी स्लाइड हो जाएगी, कितनी पेज हो जाएंगे? क्या आप उसको रिमाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यूट्यूब में जाकर के सर्च कीजिए कि फंडामेंटल राइट का 5 मिनट का वीडियो कौन सा है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। साइंस के बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, जैसे बायो रेमिडिएशन की बात करूँ मैं, वो आपको मान लीजिए कि कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हैं या किसी मैगजीन में पढ़ रहे हैं, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत एनिमेशन का प्रयोग करके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। आप वहाँ जाइए यूट्यूब के चैनल में, देख करके आप समझ के उसको भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज उनको आपके वो लंबे समय में, क्योंकि देखिए UPSC का सिलेबस थोड़ा क्या बहुत बड़ा है, उसको आपको साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर तैयार करके परफॉर्म करना होता है, जो कि यूट्यूब आपको पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। मेंस पेपर में हैंड राइटिंग कितना महत्वपूर्ण होता है? सबसे बड़ी बात क्या है कि हैंड राइटिंग का इम्पोर्टेंस तो है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इतना तो आप कर सकते हैं, साफ साफ लिखिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके बाद भी आप क्या कहते हैं, सटा के लिखते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। कोशिश कीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, और नहीं है तो ऐसा लिखें कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन आप उसको सुधार सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो YouTube चैनल पे मैं बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो से ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करने वाला है। दूसरी बात, तैयारी करने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कोचिंग किया था। कोचिंग आपको इसलिए हेल्प हो सकता है कि UPSC का सिलेबस हो चाहे PCS का सिलेबस हो, कोचिंग वालों के पास अपना एक टीम होता है, और वो उस पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, और ये कम टाइम में आपके सिलेबस को पूरा कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मेरे ख्याल से या मेरी राय में, अगर आप तैयारी करने के प्रति गंभीर हैं और आपको UPSC में अपना करियर बनाना है या UPSC निकालना है, तो आपको कोचिंग ज़रूर करना चाहिए बिना टाइम गंवाएं। तो अच्छा, फिर इसमें एक मुद्दा ये आता है कि भैया कोचिंग करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि UPSC के सिलेबस में, या अब तक जितने भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो या ओवरऑल, कोचिंग से कितना प्रतिशत सहायता मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोचिंग करना या कोचिंग से आपकी सफलता तय नहीं होती है।
कोचिंग से सिर्फ आपका सिलेबस कवर होता है। सफल होंगे या नहीं होंगे ये आपके रणनीति पे निर्भर करता है। मैं कोचिंग के लिए एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक अच्छी कोचिंग का पैमाना क्या हो, इसके लिए भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में या पीसीएस के सिलेबस में 3 ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं। अगर ये आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए या आपकी अच्छे से कोई कोचिंग या तैयारी करवा दे तो आप ये मान के चलिए कि 50+ एबव आपकी तैयारी हो चुकी है। पहली बात तो मैं भूगोल की बात करूँगा। जैसे ही आप भूगोल की खूब अच्छे से तैयारी करते हैं तो भूगोल आपका, पहली बात उसमें भारत का भूगोल खूब अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, उसमें विश्व का भूगोल अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। जैसे ही आप भूगोल को खूब अच्छे से पढ़ते हैं तो उसका एक पार्ट है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में कृषि, एमएसपी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राजनीतिक भूगोल, जैसे ही राजनीतिक भूगोल आपका, अगर आप ब्रॉड वे में पढ़ते हैं भूगोल को, तो आर्थिक भूगोल में जितने भी वर्ल्ड के बॉर्डर और ये सब पूरा क्या कहते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड ये सारा चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली यानी कि समग्र रूप से भूगोल का अध्ययन करना है। भूगोल का अध्ययन समग्र रूप से मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है इसमें भारतीय वन परीक्षा यानी कि आईएफएस की भी प्रीलिम्स हमारे साथ में होता है, यानी कि यूपीएससी के साथ में होता है। और जो पर्यावरण वाला पार्ट है, आप ये मान के चलिए कि पिछले 5 साल 10 साल से एक ट्रेंड हो गया है 30 से 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी और पर्यावरण को मिला के पूछता है। वो सिर्फ इसीलिए पूछता है कि उनका भी एग्जाम इसमें साथ में होता है और गवर्नमेंट भी पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भूगोल को समग्र रूप में पढ़ें। तो जैसे ही आप भूगोल को खूब अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स का 30 से 35 क्वेश्चन आपका भूगोल से सीधे सीधे आता है। और करंट अफेयर्स में भी, जैसे आप अगर देखिए, चाहे सुनामी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, जो आए दिन न्यूज आती रहती है, ये आपके करंट अफेयर्स में अगर आप समग्र रूप से भूगोल पढ़ेंगे तो जो हमारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, समाचार में ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, उसमें आपके दिमाग में रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। इसलिए भूगोल को समग्र रूप से पढ़ने की ज़रूरत है। अब मैं दूसरी बात करूँगा, दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इतिहास की। अगर खूब अच्छे से इंडिया का यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अब प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो उधर जैसे ही आप वर्ल्ड हिस्ट्री खूब समग्र रूप से पढ़ते हैं तो आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड और जो पॉलिटी में आपका आईआर वाला सेक्शन होता है, और रसिया का जो क्या कहते हैं कि रसिया और अमेरिका का जो राइवलरी है, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से आपको मालूम हो जाएगा। जैसे ही ये मालूम होगा, उधर इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो अपने यूपीएससी के सेकंड पेपर में है, जीएस पेपर 2 में, मेंस में, उसमें वो सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। या जब आप आईआर की क्लासेस करोगे, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री खूब अच्छे से पढ़ा तो आईआर की क्लासेस आपके लिए सरल पड़ेंगी। अगर आपने समग्र रूप से हिस्ट्री को खूब अच्छे से पढ़ा है तो जो कल्चर में फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको करने में सक्षम रह पाएंगे। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो डे टू आप ये मान के चलिए कि पूरे साल भर में अखबार का, मैगजीन का पूरा आप उठा लीजिए, यूपीएससी या यूपीपीसीएस उन्हीं आर्टिकल्स पे, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है जो साल भर में न्यूज़ में रहे होते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि 60 से 65 क्वेश्चन आपके 3 ऐसे सब्जेक्ट से आ जाते हैं जो कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, अब यही मैं आपको बताऊं, यही एक पैमाना भी है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, उस कोचिंग में भूगोल की जो फैकल्टी है, इतिहास की जो फैकल्टी है, राज व्यवस्था की जो फैकल्टी है, अच्छी है कि नहीं है, वो ठीक से इसको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। पता लगा कि उनके पास तो इतिहास की बहुत अच्छी फैकल्टी है और इतिहास को उन्होंने 2 महीने खूब अच्छे से पढ़ाया,
और भूगोल आपका 15 दिन में पढ़ा के ख़त्म कर दिया, तो वहाँ आपके साथ फिर वो धोखा हो जाएगा। धोखा मतलब आपके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि जब ये 60+% आपका सिलेबस का ये कंप्लीट करता है, तो सिर्फ 10 क्लास में आपने ज्योग्राफी क्यों ख़त्म कर दिया, या 5 क्लास में या 15 क्लास में आपने राजव्यवस्था क्यों ख़त्म कर दिया। साल भर के क्लासेस में अगर कोई 3 महीना आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाए और साइंस पढ़ाए, और जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उस कोचिंग का जो डायरेक्टर है या उस कोचिंग का जो मालिक है वो IR बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो IR में वो 3 महीना पढ़ा दिया, और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे जिस पे उसको खर्च करके अच्छी फैकल्टी रखनी चाहिए, उस पर उसने काम ही नहीं किया। इकोनॉमी के लिए अच्छा बुक कौन है, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक क्या है मैं आपको बताऊंगा, और हमारा फोकस एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके सिलेबस को पूरा करना होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए होना चाहिए। तो सारे बुक हम आपको बताएंगे। और उस कोचिंग की सबसे बड़ी महत्ता ये होनी चाहिए कि वो आपके सिलेबस को समय पर पूरा करे। अगर वो पाठ्यक्रम को पता लगा आपने IAS के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लिया और आपके सिलेबस को उसने बताया कि हमारे यहाँ 11 महीने में या 12 महीने का हम पूरा प्री और मेंस का सिलेबस पूरा कर देंगे, पता लगा कि आपसे एक बार फीस लेने के बाद वो 2-2 साल तक आपको प्रीलिम्स पढ़ा रहा है, 6 महीने तक प्रीलिम्स पढ़ा रहा है, तो वो कोचिंग अच्छा नहीं है। मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा कि आप किस कोचिंग में जाएँ, किस कोचिंग में ना जाएँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर कोई, हाँ सबसे बड़ी बात है एक ये भी मैं आपको, तो अगर आप UPSC मेंस की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे कोचिंग की मानदंड ये है कि सबसे पहले वो आपके मेंस की कोचिंग, मेंस का पाठ्यक्रम पूरा करवाता है। आपको मैं ये बता दूं, अगर आप मेंस का खूब अच्छे से पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, मेंस का सिलेबस अगर आपका पूरा हो गया, तो उसी में से भी PT के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपने पहले अनअकैडमी के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। अगर आपने मेंस की अच्छे से सिलेबस पूरा कर लिया है तो उसी में से PT पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं होता है। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डे टू डेली, जैसे अगर आपने किसी कोचिंग में 2020 में कंप्लीट कर लिया, तो वो जब तक 2020 का पॉलिटी का करंट है, ज्योग्राफी का करंट है, हिस्ट्री का करंट है, वो उसमें ऐड कर देता है। लेकिन 2022 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको खुद से अपडेट करना होगा। तो इसलिए आपको अपने से करंट अफेयर्स रिलेटेड, अच्छा, अब UPSC ने जो ट्रेंड किया है कि करंट अफेयर्स वही, सॉरी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको लगता है कि ये तो पूरा करंट अफेयर्स से पूछ लिया है, ठीक है, वो करंट अफेयर्स से भी होता है और वो स्टैटिक पोर्शन से भी होता है। अगर मान लीजिए, एक मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, सबरीमाला का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सबरीमाला हमारा पश्चिमी घाट में है, जो केरल जिले में पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे विवाद थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक अनिवार्य प्रथाओं के सिद्धांत से रिलेटेड उन्होंने निर्णय सुनाया है। तो उसमें वीमेन का भी इशू इन्वॉल्व है, हमारे कल्चर का भी इशू इन्वॉल्व है। चूँकि वो सह्याद्री पहाड़ी से रिलेटेड है, तो वो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो उसको 1000 साल पहले किसी राजा ने बनवाया है, तो हमारे प्राचीन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। मंदिर की जो शैली, वो किस शैली से बनी, नागर शैली के है, द्रविड़ शैली के है कि बेसर शैली के है। तो उसमें कहने का मतलब है, अगर वो सबरीमाला मंदिर, वो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया और न्यूज में आ गया है, आप सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, और UPSC ने ये पूछ लिया कि सबरीमाला मंदिर जो बना है वो किस शैली का बना हुआ है, तब आप कहेंगे अरे ये कहाँ से उठा के पूछ लिया। क्योंकि उसने सिर्फ इसीलिए पूछा है कि सबरीमाला मंदिर विवाद में था, तो उसने उसके कल्चर वाले पार्ट को उठा के पूछ लिया। अगर कल को सबरीमाला के बगल में अगर कोई टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व को उठा करके क्वेश्चन UPSC पूछ ले, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अरे ये UPSC कहाँ से पूछ ले, ये तुमको जरा सा भी क्लू नहीं था। तो आपको इस चीज़ को ब्रॉडर वे में आपको 360 एक प्रोफाइलिंग करके, यानी कि 360 डिग्री घूम करके, यानी कि अगर कोई भी न्यूज में है, जैसे अगर मैं बोलूँ अभी मान लीजिए कि चाइना ने लद्दाख के एरिया को अपने एरिया क्या कहते हैं कि कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ के मिलिट्री वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक गौलान वैली का नाम चर्चा में आ रहा है।
कल को भारत चाइना के बीच में कुछ ना कुछ और गोलान वैली के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लें तो आप बोलेंगे ये तो चर्चा में था या नहीं था, ऊपर ऊपर आपने देखा और आप उसमें कवर नहीं कर पाए। तो आप खैर ये कोचिंग वाले में और जो मैगजीन आप पढ़ते हैं वो कवर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी भी इंसिडेंट पे 360 घूम के ही आपको देखना है। दूसरी बात, कोचिंग करने से आपका एक अपना सिलेबस को फोकस करके यानी पाठ्यक्रम को फोकस करके आपका नोट तैयार होता है। तो कोचिंग के लिए मैंने जो बताया कि जिस कोचिंग में इतिहास की, भूगोल की, राज्य व्यवस्था की फैकल्टी अच्छी हो और खूब अच्छे से पढ़ाया जाता हो, उस कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करें, मैनेजमेंट वहाँ का अगर अच्छा है, वो समय पर पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। पहले वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाएं, फिर उसके बाद वो प्रीलिम्स की तैयारी करवाएं, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो आपका नोट्स भी बनवाए साथ में, तब जाकर के वो अच्छा कोचिंग कहा जाएगा। वैकल्पिक विषय क्या चुनें? मैंने वैकल्पिक विषय चुनने के लिए मैंने और भी हमारे जो सीनियर हैं उनसे भी मैं जब चर्चा करता था तो वो हमको ये बताया कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपकी उस विषय में रुचि हो। अगर आप उस विषय में आपकी रुचि नहीं है तो उस सब्जेक्ट को आप ले करके बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक हिंदी माध्यम की बात मैं करूँ, हिंदी माध्यम में आप उसी सब्जेक्ट को उठाएं, उसी सब्जेक्ट को चुनें जिसके बारे में बुक्स अवेलेबल हों अच्छी, उसके बारे में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोचिंग अच्छी अवेलेबल हो, उससे रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल हो। तीसरा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि वो विगत वर्षों में अंकदायी रहा हो और सिलेबस छोटा हो। जैसे अगर आपने मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और पॉलिटिकल साइंस में आपकी रुचि है तो उसका सिलेबस भले लंबा हो, आप उसको तैयारी कर लेंगे खूब अच्छे से। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपने किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं किया है और आपको लगता है कि हम जिस सब्जेक्ट में हम ग्रेजुएशन किए थे उस सब्जेक्ट में मेरी रुचि तो नहीं है, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट ज़बरदस्ती मिल गया और मैं नहीं चाहता था, मेरे मन का सब्जेक्ट नहीं मिल पाया यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं उस सब्जेक्ट से यूपीएससी की तैयारी नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी हमको हिंदी मीडियम में एक ऐसे सब्जेक्ट को चुनना है जो अंकदायी हो। उसके लिए मैं बताऊँगा कि आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो सिलेबस में छोटा हो, अंकदायी हो और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मौजूद हों जो आपकी तैयारी करा सकें। और हिंदी माध्यम के लिए कौन से सब्जेक्ट उपयुक्त हो सकते हैं और कौन से उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो फील किया है, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट से मेन सीख चुका हूँ, एक पॉलिटिकल साइंस से, एक हिंदी लिटरेचर से, एक फिलॉसफी से। हिंदी लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस से मैं सिर्फ इसलिए मेन सीखा या मैं मेन सीखा था अपने पीसीएस में और आईएएस में, क्योंकि मेरा +2 में भी सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में भी था, पॉलिटिकल साइंस मेरा एमए में भी था, मैंने इस सब्जेक्ट से जेएनयू से एमफिल भी किया था, मेरा जेआरएफ भी था, तो स्वाभाविक है कि मेरी इसमें रुचि थी, मैंने इससे मेन सीखा। दूसरा, फिलॉसफी में मैं बहुत अच्छा नहीं था, मेरा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने इसकी कोचिंग पतंजलि से की थी, तो कम टाइम में मेरा सिलेबस पूरा हो गया था और फिलॉसफी में मेरा 320 नंबर था जब मैं 2010 में मेन सीखा था। हिंदी लिटरेचर मेरा दूर दूर से कोई संबंध नहीं था, लेकिन हिंदी लिटरेचर की कोचिंग मैंने की थी और महज 90 दिन में 100 दिन में वो सिलेबस में, और मैं आपको बताऊं कि 2009 में मैंने कोचिंग किया था और 90 दिन 100 दिन मतलब दिव्यकीर्ति के यहाँ, नाम इसलिए बता दे रहा हूँ कि कोई था ही नहीं उस समय, मैंने वहीं से कोचिंग किया था और 90 दिन 100 दिन में उन्होंने कोचिंग कराया। और मैं चूँकि मेरी रुचि थी तो मैं प्रीलिम्स देने के बाद हिंदी लिटरेचर की कोचिंग की थी और मैंने फिर दिसंबर में मेन सीखा था इसमें और मेरे 316 नंबर आए थे। तो मेरी ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि मेरी रुचि थी और आपकी कोचिंग ने, आपका जो मेंटर था उसने टाइम से उसको पूरा करवाया। अगर मैं चाहता अपने से तैयारी करूं, मार्केट में किताब अवेलेबल है, तो मैं नहीं करवा पाता, मैं नहीं कर पाता ये चीज़। तो मेरे
नज़र में अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है और फिर भी आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और आपको सब्जेक्ट चुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हिंदी माध्यम का सबसे अच्छा सब्जेक्ट 4-5 मैंने चुना है कि एक तो इतिहास है। इतिहास में आपको हिंदी माध्यम में आपको सामग्री अवेलेबल हो जाएगी, किताबें अवेलेबल हो जाएंगी। हिंदी माध्यम में तैयारी कराने वाले कोचिंग है, मेंटर अच्छे आपको मिल जाएंगे, आपके सीनियर भी मिल जाएंगे हिंदी माध्यम में। दूसरा सब्जेक्ट भूगोल है। भूगोल मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनका भूगोल सब्जेक्ट रहा है और जो कॉन्फिडेंट में है कि हाँ मैं पूरा कर सकता हूँ टाइम से। भूगोल वैसे लेंदी है, हिस्ट्री भी लेंदी है। हिंदी साहित्य अपने आप में, हिंदी साहित्य में अगर आपकी रुचि है, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, तो इसमें भी कोचिंग अवेलेबल है, इसमें भी मेंटोर अवेलेबल हैं, इसमें भी नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी रुचि में आता है तो आप हिंदी साहित्य, और बहुत सारे बच्चे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य से भी बीए किए हैं, एमए किए हैं, तो लिटरेचर के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप उर्दू साहित्य भी रख सकते हैं। दूसरा है दर्शन शास्त्र के बारे में भी जो कमेंट आ रहा है। दर्शन शास्त्र, अगर आपको दर्शन जैसे शब्दों, बहुत सारे आत्मा है, ईश्वर के बारे में है, सत्य के बारे में है, अगर आपकी इसमें रुचि है, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, आपको लगता है कि ये इसमें आप कंफर्ट हैं, तो दर्शन शास्त्र हिंदी मीडियम के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और अंकदायी सब्जेक्ट है। सिलेबस भी छोटा है, ये आपको एथिक्स में भी काम देगा। तो दर्शन शास्त्र एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। समाज शास्त्र में भी मटेरियल उपलब्ध है और सिलेबस अपेक्षाकृत चूँकि समाज से रिलेटेड है, जीएस से रिलेटेड है, और समाज के बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि SC ST ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप है, महिला हैं, क्या कहते हैं कि हमारे विकलांग हैं, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें सोसाइटी के बारे में बताता है। ये हमारे जीएस के पेपर में हेल्प करेगा, हमारे इंटरव्यू में हेल्प करेगा, और हमारे एथिक्स के पेपर में हेल्प करेगा, निबंध के पेपर में हेल्प करेगा। मैंने ये सारे जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं, हिंदी लिटरेचर को छोड़ के, इतिहास हो, भूगोल हो, दर्शन शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको कहीं न कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली निबंध और इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगे। पॉलिटिकल साइंस, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छे हिंदी माध्यम में मटेरियल अवेलेबल हैं, कोचिंग संस्थान भी अवेलेबल हैं, मेंटोर भी अवेलेबल हैं जो आपकी तैयारी करा सकते हैं और आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलूँगा कि हिंदी माध्यम में इसमें भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। अगर आपकी रुचि है और आप इसमें कंफर्ट हैं, और अगर आपका BA MM आपका सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये आपके एथिक्स के पेपर में भी जब लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता की बात करते हैं, तो बहुत सारे आपके हायरार्की को समझने में, अगर आपका बैकग्राउंड है तो उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आप प्रशासन से जुड़ने जा रहे हैं और लोक प्रशासन आपका सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें मदद करेगा इसमें। और एक मैंने ये तो मेरा ये रहा कि आपका ऑप्शनल को चुनने का क्या पैमाना हो सकता है। दूसरा मैंने ये बताया कि NCERT कहाँ तक आपको हेल्पफुल है। NCERT के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 से लेकर 12 तक के NCERT बेसिक, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी के लिए तो 11th की एक बुक आती है, संविधान एक परिचय, उसको आप पढ़िए। NCERT में सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट मैं आपको बोलूँगा जो लेके 6 से 12 तक आपको पढ़ना है। एक तो आपको 6 से 12 तक हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, दूसरा ज्योग्राफी आपको पढ़ने की ज़रूरत है 6 से लेकर 12 तक। जहाँ तक साइंस की बात मैं करूँ, साइंस, बेसिक साइंस, हमारे UPSC के सिलेबस में भी कहा है कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में साइंस का जो उपयोग होता है हम उसी साइंस को पूछेंगे, विटामिन के बारे में पूछेंगे। तो 6 से लेकर के 10 तक की जो NCERT है वो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, अगर वो साइंस को पढ़ाता है तो वो ऑब्वियसली UPSC के सिलेबस के आधार पर और 6 से लेकर 10 तक जो NCERT आपकी पढ़ाई गई है उसी को बेस बना करके वो आपको सिलेबस कंप्लीट कराता है। तो साइंस NCERT के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आपको नहीं बताऊंगा। 6 से 12 तक एक रीडिंग करनी है, उसके बाद किसी भी कोचिंग की नोट्स को आपको, अगर आप
कोचिंग नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार अगर कोचिंग की नोट्स की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के फोटोकॉपी अवेलेबल है, उसको आप पढ़िए। हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम क्यों है? इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम क्यों है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदी मीडियम में आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि 300 नंबर का एक इंग्लिश का पेपर होता है यूपीएससी में। हमारे इलाहाबाद में, जब मैं उस समय 2002 से 2005 के बीच में मैं इलाहाबाद में था, हमारे बगल वाले भैया थे, वो 3 बार मेंस सीख चुके थे। तो मैं भी प्रभावित था। जब मैं उनसे बात करने गया तो उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था और हिस्ट्री से अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मैंने बोला कि सर आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है, आप 3 बार मेंस सीखे, आपका फाइनल क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने ये बताया कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, किसी से बताना मत कि मैं 2 बार इंग्लिश में फेल हुआ हूँ। आप ये बताइए, और हर लॉज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर हॉस्टल में मिल जाएंगे, हर 10वें कमरे के बाद अगर वो 3 बार मेंस सीखा है, 2 बार मेंस सीखा है, 3 बार मेंस सीखा हुआ है, 1 या 2 बार जरूर वो इंग्लिश में फेल होंगे। ये शायद ये ट्रेंड अब कम हुआ हो, लेकिन मैं आपको कहूँ ये सच्चाई है। आप ये सोचिए कि उस समय में अगर ये लोग इंग्लिश फेल ना होते तो ऑब्वियसली ये लोग हिंदी माध्यम में रिजल्ट दे रहे होते, रैंक दे रहे होते। तो हिंदी माध्यम में हम लोग तैयारी भले कर रहे हैं, हमको ज़रूर से ज़रूर अंग्रेजी इस लेवल की आनी चाहिए कि जो 300 नंबर का है पेपर कंपलसरी, उसमें हम क्वालिफाई कर पाए। और क्वालिफाइंग करने के लिए उसमें आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आपको 300 में 75 नंबर चाहिए। और बेसिक उसमें क्या पूछता है? ग्रामर पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज पूछता है, ट्रांसलेशन पूछता है हिंदी से इंग्लिश, अंग्रेजी से इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और फिर उसके बाद एक निबंध लिखना होता है। ये 3-4 सेक्शन होता है, 4 सेक्शन होता है मेनली, जिसकी आपको तैयारी करनी ही करनी होगी। अगर आपकी लेवल की एक अंग्रेजी है, आप इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, पर डे आप 10 मीनिंग, 4 मीनिंग, या कोई भी आप न्यूज़पेपर, जैसे अगर मैं हिंदू की बात करूं, अगर हिंदू न्यूज़पेपर लेकर के पर डे 15 से 20 मीनिंग पे काम करते हैं तो एक लेवल हो जाएगा। और ग्रामर बहुत, वो उस लेवल का ग्रामर पूछता है जो हम लोग 10 में या 6 से लेकर के 10 तक हम उस ग्रामर को पहले से पढ़ चुके होते हैं। अभी भी अगर हमको अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करना हो तो 6 से लेकर 10 तक केवल हमें ग्रामर को रिवाइज करना होगा, और अंग्रेजी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट सिर्फ इसलिए कम है कि हमारे हिंदी माध्यम से मेंस लिखने वाले बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम में फेल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम से रिजल्ट ज़्यादा है, हिंदी मीडियम से कम है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी स्पीकिंग, जैसे कि यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ और राजस्थान हुआ, 4 से 5 स्टेट ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं। बाकी के सारे स्टेट इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं, आपको मालूम होगा। अब ये बताइए आप, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट इंग्लिश मीडियम का ही आएगा। और उसमें भी यूपी में भी बहुत सारे लोग जो तैयारी करने वाले हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोग हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं। भाई हमारे यूपी से, बिहार से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से जो लोग MBBS हैं, जो लोगों ने बीटेक किया है, अगर वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट तो यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड से ही दे रहे हैं। अगर उनका मीडियम है अंग्रेजी, तो वो इंग्लिश मीडियम कहे जाते हैं, हम हिंदी मीडियम कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही हमारी संख्या है, हमारी संख्या पीटी देने वालों की है। आप ये सोचिए पीटी कितने पास कर पाते हैं, और फाइनली इंग्लिश जब क्वालिफाई करते हैं तो फाइनली कितने लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स में अपीयर होने से हिंदी मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा है या कम है, इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। हमको कोशिश ये करनी है कि हमको अंग्रेजी भी इम्प्रूव करना है। और आप पता लगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में आप फेल हो गए, और बाद में आप बताएंगे कि हिंदी मीडियम में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो खूब अच्छे से ग्रेजुएशन कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का ही बेस है हमारा यूपीएससी का सिलेबस, टीचर्स का सिलेबस। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। ये आम चीज़ें हैं, सिलेबस
कैसे पूरा होगा अगर इतने कम टाइम में हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आपको और बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं कि हमने 16 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े। कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। भाई अगर मैं 16 घंटे पढ़ूंगा तो सोऊंगा कब और बाकी एसेंशियल चीज़ें कब करूँगा? तो आपको भी 8 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और 8 से 10 घंटे पढ़ने में ये नहीं है कि आप केवल आप मेज पर बैठिए और 8 घंटे अपने आप को उसी में एकदम समर्पित कर दीजिए। नहीं, उस 8 घंटे में आपका उसमें न्यूज़ भी आएगा, न्यूज़पेपर भी आएगा, सुनना भी हो जाएगा। आप पिछले साल का क्वेश्चंस भी देखते हैं, वो भी आपके पढ़ाई में भी आएगा। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, अगर क्लासेस कर रहे हैं, तो वो भी 8 घंटे में ही आएगा। 8 से 10 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, आपको ऐसे करने की ज़रूरत है। और मैं उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करूँगा जो लोग इस साल यानी कि 2020, 21, 22 में पीटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो तैयारी करेंगे। कुछ लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पीजी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं हम कुछ करके कुछ छोटी मोटी नौकरी ले लें, फिर हम सिविल सर्विस तैयारी करें। लेकिन वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा गाइडेंस मिल जाए कि जिससे हम अपनी तैयारी जारी रखें। तो उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें आपको मैं फोकस करूँगा। अच्छा, एक चीज़ बार आ रहा है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए क्या सही रहेगा और ज्योग्राफी के लिए क्या सही रहेगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल वीडियो मैं बनाऊँगा सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कि हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। यस, अब मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा बुक ठीक रहेगा, खासकर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चर्चा करना चाहूँगा। कि मैं सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बताऊँगा। ज्योग्राफी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ें। और इसमें एक माजिद हुसैन की बुक आती है, इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल। एक कंबाइंड भी आता है, अलग अलग भी आता है। 6 से 12 तक एनसीईआरटी, माजिद हुसैन की एनसीईआरटी बुक, ये 2 अगर आपने पढ़ लिया और आप बार बार यूपीएससी के सिलेबस में ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते रहें कि उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। जब इतना दोनों आप पढ़ लें, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको कोचिंग समझ में आएगा। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोचिंग नहीं समझ में आ रहा है, या आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप कोचिंग में फीस दे करके पढ़ें, तो आप कुछ मत कीजिए। जो अच्छी कोचिंग है उसके क्लास नोट्स को, उसके प्रिंटेड नोट्स को आप लीजिए। और क्योंकि देखिए वो जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं वो सिलेबस को फोकस करके पढ़ाते हैं, क्योंकि माजिद हुसैन यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है, या एनसीईआरटी यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है। यूपीएससी को ध्यान में रख के सिर्फ कोचिंग वाला पढ़ाता है। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद यूपीएससी के सिलेबस को बेस बना करके जो भी कोचिंग पढ़ा रहा है या जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, आपको उसको उठाना है, आपको उसको पढ़ना है, उस पर फोकस करना है। एक ही कोचिंग का नोट्स, ना कि 2 कोचिंग का नोट्स। आप एक ही कोचिंग पे फोकस कीजिए, उसी को बार बार पढ़ते रहिए, उसी को जितनी बार रिवीजन करेंगे वो अच्छा रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि सपोज दैट आपने दृष्टि कोचिंग का नोट्स लिया और आपके बगल वाला जो है विजन कोचिंग का नोट्स ले आया मार्केट से खरीद के, आपने मान लीजिए कि 200 पेज का नोट्स, आपने 100 पेज या 80 पेज पढ़ा था, आपने एनसीईआरटी का बेस बना हुआ था, माजिद हुसैन का आपका बेस बना हुआ है, आप खूब अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आप पहुंच रहे थे, आपका एक लेवल बन चुका था। और पिछले साल का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको सिलेबस में समझ में आ रहा है कि हाँ पिछले साल का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सिलेबस में ये है। मेरे पास जब कभी यूपीएससी के प्रीलिम्स का प्रश्न आएगा, यूपीएससी का आएगा, मैं उस क्वेश्चन को इजीली कर पाऊँगा। तुरंत ही आपका जो बगल वाला है वो लगा, अरे ध्येय का बड़ा अच्छा नोट्स है यार, आप देखो एक बार। आप उसको 100 पेज शुरू किए और मार्केट में चले गए ध्येय में, और फिर ध्येय गला, फिर वो 100 पेज आपने पूरा किया, फिर तीसरे ने बताया अरे वो तो किसी दूसरे कोचिंग का नोट्स लाया। तो आप क्या करते हैं कि पूरे साल में इसी में रह जाते हैं। कोई ध्येय का पढ़ रहा है तो अच्छा है, कोई दृष्टि का पढ़ रहा है वो भी अच्छा है, कोई विजन का पढ़ रहा है वो भी अच्छा है,
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आप किस कोचिंग से पढ़ते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक आदमी अगर 3 कोचिंग का नोट्स पढ़ेगा, उसको पहली बात तो उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट तो दूर दूर की बात है, वो उसका कॉन्सेप्ट पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं वो एक बेस लेके चलते हैं, आपको एक बेस क्लियर करते हुए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सरल चीज़ें शुरू में बता करके आपको हार्ड ले जाते हैं। जैसे कोई कोचिंग वाला है, कोई टीचर को पढ़ाने का सबका तरीका होता है, लेकिन लास्ट में सारे कोचिंग वाले का एक ही फोकस रहता है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे फैक्ट आपको दे दें और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस मजबूत करके किसी भी कोचिंग में या किसी भी कोचिंग के नोट से अपने सिलेबस को पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे फोकस है। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो करंट अफेयर्स में जितने भी ज्योग्राफी के न्यूज़ चैनल, न्यूज़ जो है चर्चा में है, उसके बेस में जाओ। जैसे अगर मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, आपको लगेगा अरे अच्छा बाढ़ आ गया है, तो आप ये मत देखिए कि केरल के तट पे या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के तट पे बाढ़ से कितने लोग मरे। आपका सिर्फ जिम्मेदारी बनता है, फिर आप जाइए बाढ़ वाले चैप्टर पे कि एनसीईआरटी में क्या दिया था, या जो आपने जिस कोचिंग का नोट्स पढ़ा था वो बाढ़ वाले चैप्टर में क्या क्या, बाढ़ के कारण क्या है, बाढ़ से प्रभावित हमारे एरिया में कितने, भारत के कितने राज्य प्रभावित होते हैं हर साल जो बाढ़ आती है उससे हमारे जीडीपी का कितना % नुकसान होता है, बाढ़ से कितने लोग हर साल रिप्लेसमेंट होते हैं, बाढ़ से हमारी इकोनॉमी को क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको मंथन करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यूपीएससी भी इसी पे फोकस करती है कि बाढ़ पे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि बाढ़ से हर साल जो भारत में बाढ़ आती है उसके सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इसी में उलझे रहेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड इसका कोचिंग अच्छा है, उसका कोचिंग अच्छा है, उसका नोट्स, आप इसमें मत उलझिए। किसी भी एक कोचिंग का नोट्स उठाइए, उसको बेस बनाइए, सिलेबस पूरा कीजिए, पिछले साल का क्वेश्चन देखिए और कमिंग ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, कहीं पे टेस्ट सीरीज चल रहा है या उसको आप ज्वाइन कीजिए, उस पर आप फोकस कीजिए। एकदम क्लियर रहिए आप अपने विजन पे। दूसरा मैं हिस्ट्री की बात करूँगा। हिस्ट्री को खूब अच्छे से आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है, यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हमको सिलेबस पूरा करा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी भले यूपीएससी को ध्यान रख के ना लिखी गई हो, लेकिन 6 से लेकर 12 तक अगर एनसीईआरटी खूब शिद्दत से आप पढ़ लेते हैं तो आपका प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और साथ साथ विश्व का इतिहास, ये 4 पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। फिर उसमें मैं आपको एक चीज़ और एडिशन करना चाहूँगा। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम आप खरीद लीजिए। जब आप ये सब पढ़ लें तब स्पेक्ट्रम पढ़ें आप आधुनिक भारत के लिए। कल्चर के लिए मैं एक बुक एडिशन आपको सजेशन देना चाहूँगा, नितिन सिंघानिया की। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नितिन सिंघानिया आप कल्चर के लिए पढ़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत डीप में लिखा है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट उन्होंने डिटेल दिया है, उतना डीप में नहीं जाता है, लेकिन आपके पास एक रेफरेंस बुक रहना चाहिए। एक नितिन सिंघानिया मैं हिस्ट्री के लिए बोलूँगा और 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़िए। फिर मैं आपको बोलूँगा किसी भी कोचिंग का नोट्स या कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक कोचिंग के नोट्स को फोकस कीजिए और अपने सिलेबस को बार बार रिवीजन कीजिए और पिछले साल का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस पर फोकस कीजिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। किसी एक कोचिंग के नोट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं। अब मैं बताऊंगा जो अगर आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री खूब अच्छे से कर लिया है तो मैं आपको बताऊं 40 से 45% आपका सिलेबस खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। एक पोर्शन आपका बचता है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के लिए एनसीईआरटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि राजव्यवस्था के लिए जो बिगिनर लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि RSTV पे हमारा संविधान कैसे बना है इसके बारे में 10 एपिसोड बनाया है। आप वहाँ जाइए, गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे जाइए, RSTV संविधान क्लिक कीजिए, वहाँ पे स्वरा भास्कर ने इसको होस्ट किया है। तो हमारे संविधान को कैसे बनाया गया, क्या क्या चर्चे थे, आप संविधान पे 10 वीडियो देख लीजिए। और फिर ABP न्यूज़ ने
प्रधानमंत्री सीरियल बनाया है जो कि 20-25 एपिसोड हैं, 1-1 घंटे का, 55-55 मिनट का, आप इसको देख लीजिए। तो पॉलिटी से रिलेटेड अगर आपकी रुचि नहीं है, अगर आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, तो आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। 10 एपिसोड राज्यसभा टीवी से आपको देखने हैं संविधान के, 20 से 25 एपिसोड ABP न्यूज़ पे प्रधानमंत्री के बारे में दिया है। अब तक जो संविधान जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के अब तक का जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या कैसे, उसकी एक हिसाब से मैं आपको, इसमें आपको पहली बात तो ये समझ में आएगा कि हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस बीच में हमारे जो युद्ध हुए चाइना से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, ये सारी चीज़ें आपको एक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। तो आपको प्रधानमंत्री बहुत ज़रूरी है देखना। 11th की NCERT आप संविधान की जो आती है, संविधान एक परिचय करके आता है, उसको आप एक पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप M लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि M लक्ष्मीकांत आपको, हालांकि वो बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और सबको समझ में आ जाती है। M लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आपको फोकस करना है, फिर वही बोल रहा हूँ कि किसी भी कोचिंग की नोट्स या कोचिंग जहाँ आप करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, उस कोचिंग के नोट्स का चाहे PDF हो चाहे क्लास नोट्स हो, वो पूरा सिलेबस पूरा कराता है। बीच बीच में अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि उस कोचिंग वाले ने वित्त आयोग के बारे में बताया है, तो आपको लगता है कि वित्त आयोग के बारे में उसने कम लिखाया है या अच्छे से नहीं समझाया है, तो सिर्फ वित्त आयोग का चैप्टर खोल कर लक्ष्मीकांत को देख लीजिए और फिर उसमें आप लिख लीजिए। एडिशन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए मैं आपको लक्ष्मीकांत बोलूँगा। तो 1 रीडिंग 2 रीडिंग आपको लक्ष्मीकांत करनी है, 11th की NCERT पढ़नी है, और ये आपको RS TV और ABP न्यूज़ को आपको देखना है। इतना हो गया तो आपका पॉलिटी खूब आराम से तैयार हो जाएगा। अब मैं आऊँगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप गौर से देखिए कि UPSC भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछता है। UPSC इकोनॉमी में सिर्फ वही पूछता है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे आपसे पूछेगा कि रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट घटा देंगे तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा देंगे क्या होगा, RBI की स्थापना कब हुई थी, RBI के क्या क्या कार्य होता है, मुद्रा नीति कौन जारी करता है, 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बताऊँ कि 9 और 10 11th की NCERT आपको इसमें देखना है। तो पहली बात है कि जैसे ही आप 9 और 11th की NCERT पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें आपको इसमें मालूम है। जो बेसिक टर्म है इकोनॉमी की वो आपके क्लियर होंगे। दूसरी बात, हमारे भारत का जो आर्थिक इतिहास है, क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे देश का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और आर्थिक इतिहास ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं तो आर्थिक इतिहास आप जब NCERT उठाएंगे तो उसमें बताएगा कि जब ब्रिटेन अंग्रेजी शासन था हमारे यहाँ, तो उन लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर को कैप्चर करके रखा था और उन लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था को कौन सा सेध दिया था। यहाँ से चीज़ों को, कच्चा माल का ब्रिटेन भेजते थे, ब्रिटेन से बनी बनाई सामग्री को यहाँ भेजते थे। तो इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे कमज़ोर करके उन लोगों ने हमारे अर्थव्यवस्था पे कैप्चर कर लिया था। फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमारी क्या इकोनॉमी की पॉलिसी रही, हमारी कृषि को कैसे जोड़ दिया गया, फिर हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कहने का मतलब प्लानिंग कमीशन क्या रहा हमने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या उपाय किया। अब ये चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में टर्मिनोलॉजी के बारे में ये 2 अगर आपने NCERT पढ़ लिया है, 11 का और 9 का और 11 का, इसके बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपडेटेड यानी कि एकदम अद्यतन जो बुक है रमेश कुमार की, जो टाटा मैकग्रा हिल प्रकाशन से आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था ले लीजिए। उसको समग्र रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक रीडिंग आपको करनी है, फिर आप ये देखिए कि आप जब न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में देखते हैं ना कि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, रिवर्स रेपो रेट घटा दिया है, RBI ने बैंक दर घटा दिया है, बैंक दर बढ़ा दिया है, SLR क्या होता है, SDR क्या होता है। तो आप तुरंत रमेश कुमार की बुक निकालिए, उसमें देखिए
तो उन्होंने रेपो रेट के बारे में क्या समझाया है, रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या समझाया है, SLR के बारे में क्या बताया है। आपका एक एज ए रेफरेंस बुक रमेश कुमार की बुक रहेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की लिखी गई है। दूसरा ये हो गया साइंस मैंने जो पहले भी बताया, आप 6 से लेकर 10 तक आपकी साइंस पढ़नी है, फिर उसके बाद एक कोचिंग का नोट्स लेना है, और साइंस में डे टू डे जो डेवलपमेंट हैं उस डेवलपमेंट के बारे में मैगजीन में आता रहता, उसको आपको अपडेट करना है। मेरे ख्याल से मैंने पॉलिटी पे बात किया, ज्योग्राफी पे बात किया, इकोनॉमिक्स पे बात किया, हिस्ट्री पे बात किया, साइंस पे बात किया। अगर जो छूटता है, हाँ, कल्चर के लिए जैसे मैंने बताया कि नितिन सिंघानिया की बुक आप ले सकते हैं। इसके बाद भी आपको अपडेट करते रहना है। अपडेट किससे करना है? अपडेट किससे करना है कि जो आपका करंट अफेयर से मैगजीन में आ रहा है न्यूज़, उसको देखना है। ये सारी बुक ऐसी हमारी रणनीति होनी चाहिए। जो मैंने बाद में बताया, अभी कुछ देर पहले बताया कि जो लोग स्नातक कर रहे हैं, जो 2 साल के बाद 3 साल के बाद, हाँ, RSTV संविधान के लिए, ABP न्यूज़ प्रधानमंत्री सीरियल के लिए, मैं डेली देखने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। RSTV आप डेली आधे घंटे वहाँ से लीजिए। ABP न्यूज़ में केवल और केवल जो हमारे इतिहास को फोकस करके बनाए गए हैं और जो प्रधानमंत्री सीरियल है उसके लिए, हाँ, प्रधानमंत्री सीरियल। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप अभी कोचिंग नहीं करेंगे और आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमको 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है, और लेकिन सिविल सर्विसेज देना है, तो मैं उनके लिए यही फिर से रिपीट करूंगा, वो उनके डेली रूटीन में होना चाहिए कि आप डेली न्यूज़ राज्यसभा टीवी से सुनें, और राज्यसभा से ही देश देशांतर नामक एक चर्चा आता है, आपको उसको देखना है। और आपका फोकस होना चाहिए, जैसा कि बताया, राज्यसभा टीवी से संविधान के 10 एपिसोड देख लीजिए, ABP न्यूज़ से प्रधानमंत्री सीरियल देख लीजिए, और देश विदेश की खबरों के लिए एक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या तो जनसत्ता, ये दो पेपर। दूसरा है कि एक मासिक मैगजीन आप जरूर पढ़ें। वो मासिक मैगजीन कोई भी हो सकता है, क्रॉनिकल हो सकता है, करंट अफेयर टुडे हो सकता है, और विजन का भी मंथली कंपाइलेशन आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और इस बीच में आप UPSC के पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो, चाहे मेंस के हों, चाहे, हाँ, और UPPCS के भी पिछले साल के क्वेश्चंस को देखिए और उसके सिलेबस को देखिए। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, उनके टेबल पे तो 2-3 चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए। एक तो ये है कि उनके रूम में इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप और एटलस वो होना चाहिए, और हमेशा आप देखते रहे, जो भी न्यूज़ चर्चा में आए उस प्लेस को आप ज़रूर देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का एक बेयर एक्ट, अगर कोई भी आर्टिकल न्यूज़ में आता है तो आप उसको ज़रूर देखिए। कि जैसे मान लीजिए कि अभी एक आर्टिकल 15 करके कोई मूवी आई थी, शायद 15 या ऐसा कुछ। आर्टिकल 15 अगर आता है तो आप देखिए ना, आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 15 से रिलेटेड अभी तक क्या क्या विवाद आ चुके हैं, आर्टिकल 15 का इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, 15 और 16, 14 इसी में घूमता रहता है, ठीक है। माइनॉरिटी का कोई प्रॉब्लम आता है तो 14, 25, 26, 27, 28, 30, 25 से लेकर 30 तक आता रहता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आपको जरूर देखना है कि रियल एक्चुअल अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका एक रिवीजन होता रहेगा। तो आपके टेबल पे, हाँ, आपके टेबल पे UPPCS और PCS सिलेबस तो जरूर होना चाहिए। अगर आप जहाँ तैयारी करते हैं आप वहाँ दीवार में चिपका दीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या है, हिस्ट्री के सिलेबस में क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं उस पर आप, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, अगर देखिए, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़े। आप उस व्यक्ति से कभी मत मिलिए जो आपसे मिलने के बाद आपको डिस्करेज करे। मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी करने में ये बहुत ही प्रभावी बिंदु होता है, प्रभावी चीज़ होता है। हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे निगेटिव एनर्जी निकलती है। जैसे आप कभी कुछ पूछने जाओ तो वो बोलते हैं कि अरे अभी से क्या सिविल सर्विस तैयारी, अरे पहले ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनसे तो आप बिल्कुल मत मिलो।
वो आदमी सही है गलत है फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उससे मिल रहे हैं, आप उससे तभी दोबारा मिलिए जब उससे पॉजिटिव एनर्जी मिले, जब वो आपको इंकरेज करे, भले ही वो आपसे कितना भी सीनियर हो, आपके पड़ोस का हो, आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, अगर वो आपको इंकरेज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि तैयारी के क्रम में वो आपको सहायक नहीं होगा। तो हमेशा लाइक माइंडेड, और हाँ, अपने साथियों में भी जो आपको इंकरेज करे, जो लगे कि नहीं हाँ हम लोग अगर मिल के तैयारी करेंगे तो हम एक दूसरे के हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि अगर मुझे ज्योग्राफी अच्छा आ रहा है, अपने मित्र को बता देंगे तो इसको भी अच्छा आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिए। क्या पता आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आप उसको बता देंगे तो उसको आ जाएगा, और आपका अगर हिस्ट्री वीक है वो आपको हिस्ट्री बता देगा तो आपका तो डबल हो गया ना। तो कभी भी शेयर करने से बिल्कुल भी मत झिझकें। एक MMPP का मैं फार्मूला अपनाता हूँ कि किसी से भी अगर पूछेंगे तो पता चलेगा और मांगोगे तो मिलेगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो आप अपने मित्रों से, अपने सीनियर से पूछिए। अगर आप मांगोगे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, कोई अगर आप कुछ हेल्प करना चाहता है, लेना चाहते हैं, तो आप उससे मांगिए। मांगने में, पूछने में कभी भी शर्म मत कीजिए, कभी भी हिचकिए मत। हिंदी माध्यम से चयनित छात्र हिंदी साहित्य पर कुछ चर्चा करें। हिंदी साहित्य से भी मैंने दिया था, और हिंदी साहित्य अब चूँकि मैं हिंदी साहित्य मुझे इतना अच्छा भा गया है कि मैं कुछ कविताएं वगैरह भी इसमें लिख पाता हूँ, लिखता भी हूँ। और मैं हिंदी साहित्य पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे सिर्फ हिंदी साहित्य वाले जुड़ेंगे। ज़रूर मैं हिंदी साहित्य पे चर्चा करूँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये तैयारी का क्रम एक लंबी प्रक्रिया है। 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, और प्लस आपकी फैमिली, ये 2-3 लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, वही आपको हेल्प कर सकते हैं। और जो आपके सच्चे मित्र हैं, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं चाहूँगा कि कुछ कमेंट आया है, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ें कि ना पढ़ें। बिल्कुल, आप योजना भी पढ़िए, कुरुक्षेत्र भी पढ़िए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कुरुक्षेत्र में सारे आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि साल भर अगर आपने कुरुक्षेत्र लगातार पढ़ लिया तो वो बार बार वो रिवीजन करता है, तो रिवीजन से बचें। हर कुरुक्षेत्र, अगर आपने साल भर कुरुक्षेत्र पढ़ लिया है तो उसमें 2 से 3 आर्टिकल ऐसे रहते हैं जो आपके काम के होते हैं। योजना आप हर महीने का पढ़ें, और आप ये यकीन मान के चलिए कि योजना जिन जिन टॉपिक्स को उठाता है वो हमारे सिलेबस से हूबहू मिलता जुलता है, वो उस पर काम करते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जो कोर सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का, हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन का, और क्या कहते हैं शासन का, जो भी बजट में जो भी होता है, वो लोग उसको फोकस करके निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आप हिंदी माध्यम की तैयारी करने की बात करते हैं तो योजना ही ऐसी है जो ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल होती है, और हिंदी में, और लगभग शायद 13 भाषाओं में अवेलेबल होती है। तो अगर आप योजना में प्रकाशित किसी भी चीज़ को अपने आंसर राइटिंग में देते हैं तो वो प्रमाणित होती है, वो ऑथेंटिक होती है। आप उसको हूबहू और वैसे शब्दों में, मतलब हिंदी में, वो योजना में जिन शैली का प्रयोग करते हैं, उस शैली का, मतलब उसी भाषा का प्रयोग करके आप अपने आंसर कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। तो हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि हम किस मतलब अपना रिप्रेजेंट कैसे करें, भाषा क्या होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, NCERT आपको ऑल इंडिया लेवल पे हिंदी में मिल जाती है, तो वहाँ आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अंग्रेजी में और हिंदी में। जो मटेरियल NCERT में हिंदी में लिखी गई है वही इंग्लिश में लिखी गई है, यहाँ आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। NCERT योजना भी ऑल इंडिया लेवल पे आपको 13 भाषाओं में मिल रहा है, तो हर भाषाओं में, इंग्लिश में भी, यहाँ आपका इक्वल प्लेइंग फील्ड है। राज्यसभा TV आपको वही न्यूज़ आपको हिंदी में भी दी जाती है, अंग्रेजी में भी दी जाती है। तो तैयारी के क्रम में हमारे पास मटेरियल पूरे अवेलेबल हैं, पूरा गाइडेंस अवेलेबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं हिंदी मीडियम में या कहीं कोई भटकाव आता है तो भटकाव सिर्फ ये आता है कि हम किसी कोचिंग के नोट्स पे, या हमारे तैयारी पर हमको खुद एतबार नहीं रहता है कि ये वाला
इसका नोट्स अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, और लेकिन फला बच्चा तो ये पढ़ रहा है तो हम भी यही करते हैं। इससे इस बार पूछा था, क्या पता इस बार ज़्यादा पूछ लें। तो बिल्कुल भी आप अपने भ्रम, अपने दिमाग से जो भी भ्रम है इसको निकाल दीजिए। जितने भी लोग होते हैं, चाहे जो भी मैगजीन हो, अगर आप साल भर अच्छे से फोकस करते हैं, अगर एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ते हैं, यकीन मानिए कि घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसी से पूछता है, आपके करंट अफेयर से पूछता है। इतिहास ऑप्शनल बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका पहले से बैकग्राउंड है। आप सिलेबस देख लीजिए, आप कैसा रहेगा, आप तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपकी रुचि है कि नहीं है। जॉब वाले के लिए, अच्छा जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यही है कि आप पर डे 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तो निकालिए। 2 घंटे आप पर डे निकाल सकते हैं। और हफ्ते में अगर आप, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको शनिवार रविवार दोनों की छुट्टी मिलती है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन आप 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आप दे सकते हैं। और फोकस रहिए, मतलब मैंने जो बताया अगर आप फोकस रहेंगे, हाँ जो रेगुलर तैयारी करते हैं अब फोकस रह के तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस साल भर में पूरा हो जाएगा। जो जॉब वाले हैं, हाँ उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा, उनका 1.5 साल लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप फोकस रह के तैयारी करते हैं और जो फुल टाइम तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि आप दिन भर 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई 2 ही घंटे हो पाती है खूब अच्छे से। कैसे होता है ना कि आज मन ही नहीं लगा पढ़ाई में, आज हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप क्वालिटी पढ़ाई 2 घंटे 3 घंटे दे पाते हैं तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अनअकैडमी कोचिंग, हाँ मैं अनअकैडमी के बारे में आपको ये बताऊं कि अनअकैडमी के बारे में, खैर मैं किसी भी कोचिंग का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन के लिए बार बार फोकस करते हैं कि आप हमारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ेगा तो गूगल उन्हें पे करता है। आपसे पैसा नहीं मिलता लेकिन गूगल उन्हें पैसा देता है और बीच बीच में विज्ञापन आता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई एनसीईआरटी आपको, मान लीजिए अभी बहुत सारे कोचिंग हैं और कोई जो इंडिविजुअल एजुकेटर हैं आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। आप ये सोचिए कि 6 की एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आप स्वयं पढ़ेंगे 6 की, मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 से लेकर 6 के एनसीईआरटी में 7 से 8 चैप्टर होते हैं, 8 चैप्टर। अगर आप खुद पढ़ना चाहेंगे 2 दिन में 3 दिन में आप एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़ भी लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे, मेन बिंदु उसका आप नोट्स भी बना लेंगे। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद अगर आप चाहोगे तो रिवीजन भी कर लोगे। तो मैं ऑनलाइन एनसीईआरटी किसी से क्यों पढ़ूँ, क्योंकि वो आपको एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं कराएगा। रिवीजन फिर आप वीडियो में जाइए, उसका पिछला वीडियो देखिए 1 घंटे का 2 घंटे का। तो मैं आपको, अगर कोई ऑनलाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका टाइम बेकार कर रहा है, अपना लाइक कमेंट बढ़वा करके अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है और अपना प्रचार कर रहा है। सिंपल सी बात है। और कोई भी किताब अगर आपको पढ़ा रहा है ऑनलाइन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हम आपको महेश वर्णवाल ऑनलाइन पढ़ा देंगे। भाई महेश वर्णवाल अगर आपको 1.5 घंटे कोई पढ़ाएगा, आप सोचिए अगर उसका 30 चैप्टर है तो रोज 1.5 घंटे 2 घंटे अगर लेगा तो 2 महीना में केवल आपको महेश वर्णवाल पढ़ाएगा। फिर कोई, अभी बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्मीकांत पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मीकांत में 1000 पेज हैं और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई लक्ष्मीकांत आपको पढ़ा रहा है 3 महीने आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाएगा, लेकिन सिलेबस के नाम पे 0 रहेंगे, वो आपका सिलेबस पूरा नहीं करा होता है। और फिर आपको जब लक्ष्मीकांत को रिवीजन करना होगा फिर उसका वीडियो आप देखो, तो ये विकल्प अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन आप कोई किताब मत पढ़िए। अगर कोई भी किताब पढ़ा रहा है आपको ऑनलाइन तो हम चैप्टर वाइज पूरा ख़त्म कर देंगे, एक एक चीज़ समझा के चलेंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपके टाइम को खा रहा है। भाई अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 महीना आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाएगा, 3 महीना आपको महेश वर्णवाल पढ़ाएगा, फिर उसके बाद बोलेगा हम स्पेक्ट्रम ख़त्म करेंगे 2 महीना में। अगर आप रोज़ 5 घंटे भी उसका वीडियो देखेंगे तो आप 3 महीना में
आपका ना नोट्स बन पाएगा ना आप रिवीजन करने लायक रहेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लाइव कोचिंग करा रहे हैं एक ही पैमाना आप रखिए, क्या आपका सिलेबस यूपीएससी का तैयार करवा पा रहा है? नहीं। अगर वो करवा रहा है तो आप लाइव पढ़िए, शौक से पढ़िए, लेकिन किसी भी किताब को आप लाइव मत पढ़िए। इतिहास की किताब मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी 6 से 12 तक आप पढ़िए, और कल्चर पार्ट के लिए आप नितिन सिंघानिया को देख लीजिए। देव प्रकाश जी को मैं बता रहा हूँ, देव प्रकाश पांडे जी, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया की कल्चर, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, और प्लस कोचिंग के नोट्स। मैं बार बार कोचिंग के नोट्स सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें आपको समग्र सामग्री उसमें मिल जाती है, आपके सिलेबस को पॉइंट आउट करके पढ़ाते हैं वो। नोट्स कैसे बनाएं? हाँ, नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो पहले दिन से आपका फोकस ये नोट्स बनाने पर नहीं होना चाहिए। पहले दिन से फोकस आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। कोई चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से दो चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आज चीज़ें आसान हो जाती हैं कि किस चीज़ को याद रखना है, किस चीज़ को भूलना है। जैसे अगर आपको फंडामेंटल राइट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट 12 से 15 तक है। फंडामेंटल राइट्स हमारे नागरिकों को दिया जाता है, ये हमारे संविधान में है। तो आपको ये चीज़ नहीं लिखने की जरूरत है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिया गया है और हम ये सभी नागरिकों को मिलता है। आपको ये लिखना है जो याद करने लायक है कि फंडामेंटल राइट्स का जिक्र 12 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। ये याद रखने लायक चीज़ है। फिर उसके बाद आपको याद रखने लायक क्या है कि भैया 12 में क्या दिया है, 13 में क्या दिया है, 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है। कि क्वेश्चन इसमें पूछता है आपसे पॉइंट में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे पूछता है। ये सारी चीज़ें याद रखने लायक हैं। रिवीजन के क्रम में भी आपको यही याद आएगा। तो 14 में जैसे क्वेश्चन आप पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ट्रेंड मालूम चल जाता है कि यूपीएससी आप देखिए। मैं पॉलिटी का थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूँगा, और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही लाइव आता रहूँ। मैं आपको हिस्ट्री के बारे में भी कुछ चर्चा करूँगा, ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करूँगा, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, पॉलिटी के बारे में चर्चा करूँगा, इकोनॉमी के बारे में चर्चा करूँगा पिछले साल का क्वेश्चन देख करके। पॉलिटी में मैं बताऊँ कि प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्लस आपका मौलिक कर्तव्य, 3 से 4 ऐसे सेगमेंट हैं जो पॉलिटी में आपको बिल्कुल भी कंठस्थ रहना चाहिए विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। और उसके बाद कुछ भी जो है आता है, जैसे चुनाव आयोग में क्वेश्चन तभी पूछता है जब हाल फिलहाल चुनाव आयोग बहुत चर्चा में रहता है। चुनाव आयोग पे चुनाव आयोग क्या कहते हैं कि गठित हुआ होता है। वित्त मंत्री वित्त आयोग पे क्वेश्चन पूछता है जब जो अपना रिपोर्ट सौंपता है, या तो क्या कहते हैं कि जो 5 साल उसका टेन्योर खत्म होता है उस पर क्वेश्चन पूछता है। कैग अगर चर्चा में रहता है, जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। कहने का मतलब वो एजेंसियां, जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन अगर चर्चा में आ गई तो उससे क्वेश्चन पूछ लेगा था। महिला आयोग अगर चर्चा में आ गए तो उससे क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको साल भर ये ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन कौन से आयोग हैं जो चर्चा में आए हैं, उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एनसीईआरटी पहले एक सब्जेक्ट की, देखिए एक्चुअली क्या है, अपने सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है कि आज हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कोई एनसीईआरटी आपने पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग करो, कल आप ज्योग्राफी पढ़ो, परसों पॉलिटी पढ़ाओ। या अगर आपको लगता है कि नहीं रोज़ एक दिन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, 2 चैप्टर खत्म का ज्योग्राफी पढ़ दीजिए। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस नहीं होना है पढ़ाई को लेकर के। हाँ, डिप्रेशन, ये बहुत सत्यम जी ने क्वेश्चन पूछा है कि युवाओं में डिप्रेशन की समस्या कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पर मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन लाइव आता हूँ, इसको खूब अच्छे से चर्चा करते हैं और उसमें वैसे कौन सी चीज़ें हैं कि जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। आईएएस और देखिए, आईएएस और पीसीएस अध्याय में कोई अंतर नहीं है। आप ये सोचिए, अगर पॉलिटी आपको, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूँ तो क्वेश्चन पूछने में अंतर आता है। पीसीएस फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है और उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की राज्य व्यवस्था यूपी का अलग होगा और आईएएस का अलग होगा। या भारत की ज्योग्राफी की बात अगर करें, पीसीएस में ज्योग्राफी में ये अंतर हो जाता है कि वहाँ यूपी की ज्योग्राफी स्पेसिफिक पूछता है और प्लस इंडिया की ज्योग्राफी पूछता है।
और फिर आईएएस में क्या होता है कि वो समग्र में ज्योग्राफी पूछता है। पीसीएसजे के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पीसीएसजे की कभी तैयारी नहीं किया, लेकिन मैं इस पे चर्चा कर सकता हूँ कभी कि इसमें तैयारी करने की रणनीति क्या हो। सिलेबस अगर आप कहेंगे तो एक बार सिलेबस भी देखूंगा। एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर होता है, मैंने बताया आपको कि पीसीएस का पिछले साल का क्वेश्चन देखिए। पीसीएस आप देखेंगे कि वो करंट अफेयर्स पे भी फोकस करते हैं, स्टेट पे फोकस उनका ज़्यादा रहता है कि वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, वहाँ के पॉलिटी के बारे में पूछता है, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पूछता है, वहाँ के जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो पीसीएस में ज़्यादा फोकस रहता है। और अभी जो एक बदलाव आया है कि अब पीसीएस और यूपीएससी का दोनों का सिलेबस एक हो गया है, मेंस का खासकर। लेकिन प्रश्न पूछने को लेकर के केवल यही हो सकता है कि अभी भी पीसीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमाता नहीं है। लेकिन आईएएस में लेवल बहुत हाई हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान होता है। ऑप्शन जो बनाए जाते हैं प्रीलिम्स में वो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा सजगता से काम करना होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने आपको बताया कि डेली आपको न्यूज़, चाहे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हो चाहे जनसत्ता हो, ये दो में से एक पढ़िए, और उसमें ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा 35 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। और आपका फोकस रहना चाहिए कि आप एक मंथली मैगजीन पढ़िए, उस मंथली मैगजीन में ज़्यादा आ जाता है, वो सब आ जाता है उसमें। इंटरव्यू हिंदी में होता है, अगर आपने अपने उसमें मेंशन कर दिया है कि मैं हिंदी में मेंस सीखा हूँ और हिंदी में ही मैं इंटरव्यू दूंगा, तो एकदम कंफर्ट है। और बोर्ड इस मामले में बहुत सकारात्मक होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन बोर्ड तो ये भी बोलता है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से मेंस सीखा है और हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको प्रिविलेज देता है कि हाँ ठीक है, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, भले मेंस में आपने इंग्लिश सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं मटेरियल ज़रूर बताऊँगा, और अभी मेरे पास क्योंकि ऑप्शनल के लिए मैं अलग से एक लाइव वीडियो आऊँगा। मौखिक परीक्षा हिंदी में होती है अंग्रेजी में? हिंदी में होती है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। इस मामले में बोर्ड काफ़ी लिबरल होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि सिलेबस को कंठस्थ कीजिए, पिछले साल का क्वेश्चन देखिए, तो आपका अपना लेवल मालूम चलेगा। जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी पोजीशन कहाँ पे है। और अप्रोच आपका यही होना चाहिए कि जैसे क्या होता है कभी कभी, खास करके यूपीएससी में ये चीज़ देखा जाता है कि आपका अप्रोच क्या है, किसी भी चीज़ को देखने का अप्रोच क्या है। हालांकि ये हर तैयारी करने वालों में एक चीज़ ये होना चाहिए कि हमारे संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, हमारे संविधान में लोकतंत्र की बात की गई है, हमारे संविधान में हम भारत के लोगों से ही शुरुआत होता है, हमारा प्रीएम्बल वहाँ से शुरुआत किया गया है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट इस पर मुझे लगता है कि इस पर अलग से चर्चा करूँगा मैं। टाइम मैनेजमेंट और खूब अच्छे से चर्चा करूँगा मैं। तो आगे के सेगमेंट के लिए मैं ये भी करूँगा कि प्रीलिम्स की तैयारी के रणनीति क्या हो, पिछले साल के क्वेश्चन देखने से कितना हेल्प हो सकता है। मेंस के सिलेबस को, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, मेंस में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या अप्रोच रहें, तो इस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट प्लस आंसर राइटिंग पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं। नहीं, न्यूज़पेपर की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कटिंग करने की ज़रूरत है, और ना मैगजीन के भी कोई कोचिंग नोट्स नहीं बनाना है, ना मैगजीन का कोई नोट्स बनाना है। मैगजीन आप 2 को पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं या करंट अफेयर्स टुडे दृष्टि का आता है वो पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सब लोगों का अलग अलग रहता है। कोशिश ये कीजिए कि आपका सिलेबस ज़्यादा फोकस करो। जैसे अगर आप ये मत देखिए कि आज हमको 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है, आधे घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, ऐसे मत करो। आप ये सोचो, आपका फोकस ये रहना चाहिए आज 2 चैप्टर पॉलिटी के ख़त्म करने हैं, 3 चैप्टर ज्योग्राफी के ख़त्म करने हैं, 2 चैप्टर हिस्ट्री के ख़त्म करने हैं। चैप्टर वाइज आप चुनिए। कभी कभी क्या होता है जब आप घंटे वाइज पढ़ाई करते हैं, पता लगा 1 घंटे आपने पॉलिटी पढ़ी
अब पॉलिटी में आधे में 12, मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट आप सोच लीजिए कि फंडामेंटल राइट आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकल क्या कहते हैं 19 में आए और आपने 1 घंटा सेट कर रखा है कि 1 घंटे तक हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। अब पता चला आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, उस बीच में आपका टाइम हो गया, आपने बंद कर दिया। फिर बाद में जब दोबारा पॉलिटी शुरू करेंगे फिर बोलेंगे आर्टिकल 19 में किस जगह था मालूम नहीं हो, आधे पे ही आपका छूट जाता है। तो कभी भी घंटे वाइज पढ़ाई मत कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए हर सब्जेक्ट का। तो मुझे लगता है कि आप आराम से धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को भी तैयारी कर पाएंगे। और जो आपका ये प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, आप आसानी से देखेंगे कि आप आधे घंटे आपने न्यूज़ में दिया, आधे घंटे न्यूज़पेपर का दिया, पिछले साल का क्वेश्चन देखने में 1.5 से 2 घंटे आपके इसमें निकल जाएंगे। अगर आपने 3 चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा, 2 चैप्टर पॉलिटी का पढ़ा, 3 चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा, आप देखिए ना 1-1 घंटे का, तो आपको 4 घंटे 5 घंटे कैसे निकल गया और आप बोर भी नहीं होंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आप 8 घंटे 1 घंटे हिस्ट्री 1 घंटे पॉलिटी ऐसे करके चलते हैं तो कोई आप ना सिलेबस तैयार कर पाते हैं ना आप में कोई कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, इस बीच में कभी कभी क्या होता है कि आप बोर हो जाते हैं और कभी कभी आप लगातार आपने 5 दिन पढ़ाई की, छठे दिन होता है कि आज तो मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। बिल्कुल जिस दिन मन ना करे उस दिन बिल्कुल मत पढ़िए। उस दिन आप मूवी देखिए, अच्छी किताब पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप होता है मन बहुत चंचल होता है, मन को समझाने की ज़रूरत होती है, लेकिन मन को कंफ्यूज आपको ही करना है। जैसा अगर आपका मन बोल रहा है कि नहीं हम 5 दिन पढ़ चुके हैं अब नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है, आप अपने मन को बताओ अगर आज आपको नहीं पढ़ना है तो चलो आज हम तुमको गांधी से रिलेटेड कोई मूवी दिखाते हैं, या अम्बेडकर से रिलेटेड कोई मूवी दिखाते हैं, या सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कोई मूवी दिखाते हैं यूट्यूब पे, उसको यूट्यूब मूवी दिखाओ। और फिर उसके भगत सिंह की इतनी मूवी बनी हो उसको दिखाओ, चलो तुमको आज ये बताते हैं। तो कहने का मतलब है मन बहुत चंचल होता है, बोर होता है, उसको आपको समझाना होता है, क्योंकि आपको टिके रहना है। साल भर 2 साल 3 साल जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता, आपका जब तक सक्सेस नहीं होता है आप तब तक टिके रहें जरूर। हाँ, डिप्रेशन पे मैं ज़रूर बनाऊंगा, ये बहुत गंभीर समस्या है। और मैं आपसे फिर वही बोलूँगा कि यूट्यूब पे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि आप यूट्यूब आपसे पढ़ा तो देते हैं लेकिन आपको रिवीजन नहीं कराते हैं, आपका नोट्स नहीं पूरा कराते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। यूपीएससी को सिलेबस को फोकस नहीं करते हैं वो लोग। तो इसलिए आप लोगों से वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ, करंट अफेयर्स वैसे भी मेरे मन में था, ये चीज़ मैं बताऊंगा। आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 2021 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपीएससी की ये ट्रेंड रहा है कि एटलीस्ट 18 महीने का आपका एक बैकअप रहना चाहिए। 18 महीने का बैकअप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि वित्त आयोग हुआ, बजट पेश हुआ, नीति आयोग का जो कुछ रिपोर्ट आता रहता है, WHO की कोई रिपोर्ट आती है, और बहुत सारे ऐसे UN की रिपोर्ट 2-2 साल पे आता है। और इंडिया में भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे हर साल जो रिपोर्ट आते रहते हैं। तो अगर 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ये मान के चलिए कि, और साइंस में जो डेवलपमेंट होते रहते हैं, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, चंद्रमा पे जो मिशन हमारे भेजे जाते रहते हैं, और सूर्य के अध्ययन के लिए बहुत सारी कमेटियाँ और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बनाई गई हैं, ये रोज़ तो बनती नहीं है। तो कोशिश ये किया जाता है, मतलब आप ये मान के चलिए कि हमारा जो 75% जो करंट अफेयर्स होता है वो 18 महीने के मैगजीन से या 18 महीने के इंसिडेंट से कवर हो जाते हैं। बाकी बचता है आपका 25%। तो उस 25% को भी कवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 महीने का करंट अफेयर्स का बैकअप लेके चलना चाहिए। बाकी आप 18 महीने का लेके चलते हैं तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 2021 में प्रीलिम्स होने जा रहा है तो आप जनवरी 2020 से लेकर के चलिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छी बुक तो नहीं है, लेकिन एक बेसिक बुक, मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत अच्छी बुक्स आती है, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पुष्पेश पंत का एक बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, और टाटा मैगरा हिल पे भी है, टाटा मैगरा हिल प्रकाशन से होता है। मैं इसके बारे में देख के मैं आपको बताता हूँ कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। अभी मैं अगर कोई मोटी बुक बता दूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बता दूँ
हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किसी किताब से नहीं पूछे जा रहे हैं, वो टोटल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। जैसे आप ये मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे भारत से रिलेटेड जो बाउंड्री है, जैसे भारत चाइना रिलेशन, भारत पाकिस्तान रिलेशन, भारत बांग्लादेश रिलेशन, भारत श्रीलंका रिलेशन, यानी कि जो साउथ एशिया से रिलेटेड सटे हुए हमारे नेबर्स हैं उससे क्वेश्चन पूछता है, सार्क से क्वेश्चन पूछता है, फिर आसियान से क्वेश्चन पूछता है, फिर और एक्सटेंडेड जाए तो भारत अमेरिका, भारत रसिया, भारत इजराइल, मध्य पूर्व से रिलेशन हमारा क्या है। जैसे मध्य पूर्व में हमारे बहुत सारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, खाड़ी देश में हमारे मजदूर रहते हैं, हमारा तेल वहाँ से आता है। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से मैगजीन कवर कराएंगे। हाँ, करंट अफेयर्स सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन में जो आपको जानने की जरूरत है कि भू राजनीति क्या होता है, भू रणनीति क्या होता है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है, यथार्थवादी सिद्धांत क्या होता है, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है, इस पर एक बेसिक बुक मैं आपको बताऊंगा, उसको कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कोचिंग बहुत हेल्प करेगा। किसी भी कोचिंग का नोट्स अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे लेते हैं उसमें थोड़ा सा अध्ययन करने का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कौन कोचिंग इस पर अच्छा सा फोकस किया है, जो हमारे सिलेबस को फोकस करके बताया हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। JNU और AU में क्या कंपेयर बिल्कुल मैं एक लाइन में यही बताऊंगा कि AU ने इस काबिल मुझे बनाया कि मैं JNU में एडमिशन ले पाया। तो सारा का सारा श्रेय AU को जाता है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जाता है। अगर AU से मेरा लेवल नहीं बन पाया, अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस लायक नहीं बनाता तो मैं शायद JNU लायक नहीं हो पाता। दोनों यूनिवर्सिटी का मेरे सफलता में योगदान रहा है और दोनों कोई किसी से कम नहीं है। रिपोर्ट के लिए कुछ बताएं, मतलब किस टाइप का रिपोर्ट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक किसी भी कोचिंग का नोट्स जो बेसिक काम कराए, सॉरी क्या कहते हैं कि बेसिक जो आपका सिलेबस कंप्लीट कराए, और प्लस 6 से लेकर 10 तक NCERT, एक रीडिंग। मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सभी पे चर्चा कर लिया है और इसमें आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि अगली वीडियो अगर मैं लाइव रहूं आपके लिए तो वो क्या हो सकता है। हालांकि जैसे मुझे डिप्रेशन पे उन्होंने बताया, मेरे पास 2-3 सेगमेंट है कि एक तो डिप्रेशन पे बहुत ज़रूरी है, तो डिप्रेशन पे बात करना है, और दूसरी बात ये है कि हमको आंसर राइटिंग पे चर्चा करना है कि आंसर राइटिंग पे हमारा क्या फोकस रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। और प्लस में मेरा जुड़ाव चूँकि हिंदी लिटरेचर से रहा है, हिंदी लिटरेचर पर मैं चर्चा करूँगा कि उसमें हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, कि उस पर हम कैसे आंसर राइटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें। एक तो मैं लिख ले रहा हूँ अभी, एक फिलॉसफी पे मैं चर्चा करूँगा, प्लस मैं हिंदी लिटरेचर पे चर्चा करूँगा, प्लस एक डिप्रेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और एक मैं आंसर राइटिंग पे। ये 4 चीज़ें मैंने फिलॉसफी, हिंदी, डिप्रेशन और ये 4 पे मैं अगले लाइव आऊँगा और मैं भी होमवर्क कर लूँगा। विश्वविद्यालय मैं जल्दी ही आऊँगा, दीपावली पे जब छुट्टी होगी तो मैं आऊँगा, और कोरोना पीरियड में चूँकि अभी यात्रा करने का कोई वो नहीं है, कोई आसार नहीं है। विषय जे पे भी पूरी चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। और चूँकि विश्वविद्यालय का परिवार इतना बड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से लाइव चर्चा में हूँ। इसके लिए मैं स्पेशली शिवांश तिवारी और कौस्तुभ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सीसेट पे भी चर्चा करेंगे, सीसेट पे अलग से चर्चा करेंगे हम। अभी मैंने चर्चा चूँकि सब एथिक्स के बारे में भी बताऊँगा। गुड एथिक्स एक बहुत अच्छा आपने बताया एथिक्स के बारे में। आंसर राइटिंग, हाँ श्योर। नेक्स्ट जो है आंसर राइटिंग, इसमें मेरा फोकस बेसिक के लिए था। निबंध पे भी चर्चा करेंगे हम। मेरा फोकस ये था कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग तैयारी करेंगे उनको फोकस करके मैंने बताया था कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स आप अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं अगर उस विषय में आपकी रुचि है, उस विषय में अगर आपको
अच्छे से कोई मटेरियल मिल जाए और लोग आपको उसमें गाइड कर सकें। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है और उसमें ज़रूरी है कि उसमें आप प्रॉपर गाइडेंस में, किसी के गाइडेंस में ही तैयारी करें। मैं बार बार गाइडेंस और कोचिंग की बात इससे कर रहा हूँ कि आप भटकेंगे नहीं इससे, और आप फोकस रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। और चूंकि तैयारी के क्रम में आपका नोट्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोचिंग वाला तैयार कराए या आप खुद तैयार करें, नोट्स बहुत ज़रूरी है। और खुद अगर, जैसे कुछ लोग बोले हैं कि सर नोट्स कैसे तैयार करें, नोट्स तैयार करने का सिर्फ एक ही फंडा है कि अगर आप कोई 10 पेज पढ़ते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको एक पेज में कैसे लिख पाते हैं, यानी कि 100 वर्ड को 10 वर्ड में कैसे लिखते हैं, और फिर जब 10 वर्ड को आप उसको रिकॉल करें, रिवाइज करें, फिर 100 वर्ड में कैसे आप एक्सपेंड कर पाते हैं। दैट्स इट, नोट्स का यही फंडा है मेरा। इंटरव्यू पे भी बताएंगे कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बताया। मैं चाहूँगा कि अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करूँगा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लगभग पौने 2 घंटे के वीडियो में मैं आपको कितना बता पाया, कितना समझा पाया और कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, ये आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं। आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, और मैंने कोशिश किया है कि सब लोग इस पे बिल्कुल, अगर मैं कोई चीज़ अगर छूट गया है, किसी बिंदु पे अगर मैं बात नहीं कर पाया हूँ और आपको लगा कि इस पे बात करना चाहिए, तो आप इस पे कमेंट कर दीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ करके फिर मैं आपको उस पे कमेंट से जवाब दूंगा। मौखिक परीक्षा में आपसे क्या पूछा गया था, हिंट दें। मौखिक परीक्षा में, हाँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। मौखिक परीक्षा में हमसे ये पूछा गया था कि पहली बात तो मेरे ऑप्शनल के बारे में पूछा गया था, क्योंकि चूँकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन से एमए रहा है, हुआ है, जेआरएफ भी था, और उस समय मैं एमफिल भी कर रहा था। तो मौखिक परीक्षा पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे बड़ी बात, आप जिस प्रदेश से होते हैं, जिस जिले से होते हैं, उसके बारे में पूछता है। तो हमारे प्रदेश के बारे में पूछा। इलाहाबाद चूँकि एक प्राचीन शहर है और सांस्कृतिक नगरी है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। अब मेरे हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। सक्सेस रेट किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या है, ये बहुत विवाद का विषय है। इस पर मैं एक इसका मतलब चार्ट भी आता है, वो चार्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा। लेकिन मैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट ख़राब है। जिस सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी हो जाए, जो आप अच्छे से सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो ये मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, और मैं फ्यूचर में भी आपका ऐसा ही मार्गदर्शन करता रहूँगा। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत बड़ा परिवार है। मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ऐसा होता नहीं कि आप समाज से या यूनिवर्सिटी से, ये हमारे एक धरोहर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी यही है कि समाज से आप जो लेते हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनको वापस करें। ऐसा होता नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय का एक मोटिव है कि जितने वृक्ष, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। तो कहने का मतलब यह है कि जितने वृक्ष हैं, जितने शाखाएं उतने वृक्ष। तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके शाखा थे। अब यहाँ आकर के इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग रन कर रहे हैं, उसका एक पार्ट बन के। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो विश्वविद्यालय में आप जुड़े हुए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको इंकरेजमेंट करें और उनको भी एक अच्छे आगे बढ़ने में सहायता करें। तो मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए, आपके समस्या को सुन के, आपके प्रश्न को संबोधित करके, ये आपके कमेंट के माध्यम से ही हमको मालूम हो पाएगा। ज़रूर कमेंट करें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा इस बात से कि आप लगे रहें, मेरी जहाँ तक हेल्प हो सकेगी मैं आपका करूँगा हेल्प, और टिके रहना है, हटना नहीं है, कमज़ोर नहीं होना है, मजबूत रहना है। और ख़ासकर कोरोना के पीरियड में तो और हमें सजग रहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिजिकल दूरी बना के रखें। आप जहाँ भी बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें और कम से कम यात्रा करें, और यात्रा कर भी रहें तो आप सुरक्षित यात्रा करें और ज़्यादा संपर्क में ना आएँ। मतलब संपर्क का मतलब ये है कि आप लाइव रहें, लोगों से बातचीत करते रहें, अपनों से दूरी मत बनाइए। चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।